हेलो बच्चों, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपका हर क्लास में ऐसे ही स्वागत करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि यार कितना क्रूशल टाइम है आप लोगों के लिए और एक एनर्जी, एक पॉजिटिविटी होनी बहुत जरूरी है। तो आपका एग्जाम आने वाला है तो पॉजिटिव रहो, खुद पे कॉन्फिडेंस रखो कि यस, आप आने वाले सीए फाउंडेशन के एग्जाम में एकदम फोड़ने वाले हो। और मैं हमेशा बोलता हूं, अपने हर स्टूडेंट को बोलता हूं, चाहे मेरा कोई स्टूडेंट 12th क्लास में है, चाहे कोई मेरा स्टूडेंट 11th क्लास में है, चाहे कोई सीए का स्टूडेंट है, चाहे कोई यूपीएससी का स्टूडेंट है, मैं उसको एक चीज समझाता हूं, द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का मतलब यह होता है बेटा कि जो आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो, बार बार उसको माइंड में दोहराते रहो। कि जैसे एक बच्चा 12th क्लास में, उसको आप बार बार क्या समझाता हूं कि बेटा तेरे 12th के बोर्ड आने वाले हैं, आपने एक बात बोलनी है, 95%, 95%, 95%। उठते बैठते खाते पीते एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए लाइफ का, मुझे 12th में 95% मार्क्स लेकर आने हैं। सेम बात करूंगा मैं आपसे। यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर सीए फाउंडेशन एग्जाम। सीए फाउंडेशन सिर्फ 42 डेज दूर है। ये 40 दिन आपकी लाइफ के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेज हैं। सबको शाहरुख खान की वो चक दे इंडिया वाली स्पीच तो याद होगी कि ये 70 दिन तुमसे कोई नहीं छीन सकता। सेम ऐसे ही ये 40 दिन तुमसे कोई नहीं छीन सकता। अगर इन 40 दिनों में आपने अपना बेस्ट दे दिया तो बेटा, ये मेरा नहीं, ये आपका खुद से प्रॉमिस होगा कि आप सीए फाउंडेशन को क्लियर करके सीए इंटर में एंटर कर जाओगे। और बेटा, जब कुछ ठान लिया है ना तो करके दिखाना है। जो लोग बोलते हैं कि नहीं कर सकते, उनको जवाब देना है। और जो लोग बोलते हैं कि आप कर सकते हो, उन्होंने जो हमारे पे ट्रस्ट दिखाया है, विश्वास दिखाया है, उसका आदर करना है, उसके रिस्पेक्ट करनी है। तो बेटा, बहुत जल्दी हम अभी अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम बीसीके का एक चैप्टर खत्म कर चुके हैं, हमारा बीसीके का चैप्टर 2 स्टार्ट हो चुका है। दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ बीसीके चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है बिजनेस एनवायरमेंट। एक बेसिक बात करूं चैप्टर के बारे में, तो हम इस चैप्टर में बेसिक बिजनेस एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं। हम इस चैप्टर के अंदर एक्सटर्नल एनवायरमेंट की बात करते हैं, हम इस चैप्टर में इंटरनल एनवायरमेंट की बात करते हैं। अगर मैं बहुत आसान शब्दों में आपको बताऊं तो हम इस चैप्टर के अंदर बात करते हैं कि एक बिजनेस को चलाने के लिए, एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमारे आसपास का जो एनवायरमेंट है, हमारे आसपास का जो कंपटीशन है, कौन कौन से प्लेयर्स, कौन कौन सी कंपनीज सेम फील्ड में ऑलरेडी हैं, वो क्या बेटर कर रही हैं और उनसे बेटर हम कैसे कर सकते हैं, इन सब बारे में हमें इस एग्जाम के अंदर, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। आप लोग सब सीए की प्रिपरेशन कर रहे हो और आई एम श्योर आगे जाके आप अपनी लाइफ में जब आप सीए बन जाओगे तो दोस्त, आपको एवरीडे आप नए नए बिजनेसमैन से, एंटरप्रेन्योर से, बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ से मिलोगे। तो ये बातें ना जो आप आज सीख रहे हो, इकोनॉमिक्स की, बिजनेस नॉलेज की, कमर्शियल नॉलेज की, बिजनेस एनवायरनमेंट की, ये सब बातें आपको जरूर याद रहेंगी और जरूर काम आएंगी। तो बेटा, लेट्स स्टार्ट दी चैप्टर। और चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले देखो, वैसे मैं आपको हमेशा एक ही बात समझाता हूं कि बेटा, आपके पास दो चीजें होती हैं लाइफ में, एक जो आपको ऑलरेडी मिल रहा है और एक जो आप एक्स्ट्रा चाहते हो। देखो, यूट्यूब पे आपको फ्री रिवीजन क्लासेस, फ्री लेक्चर्स, देखो आपके भाई ने अब एमसीक्यू सीरीज भी स्टार्ट कर दी है ना। अब आप भाई भाई बोल लो या भैया बोल लो, आपसे बड़ा तो मैं हूं काफी, तो भैया बोलते हैं, साहिल भैया करके चलते हैं। तो आपके भाई ने आपके लिए एमसीक्यू सीरीज भी स्टार्ट कर दी है। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं सर, हमें प्रॉपर कोर्स चाहिए, हमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्स खरीदना है, तो बेटा आपके पास दो ऑप्शन है, वन इज प्लस, सेकंड इज आइकॉनिक। दोनों के ऑप्शन, दोनों के फीचर आपके सामने हैं। आप दोनों में से जो भी चाहो कोर्स परचेज कर सकते हो। मेरा कोड लगाओगे साहिल एम, तो पहले ही प्राइस बहुत कम है और आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर डिस्काउंट नहीं चाहिए, जो कभी नहीं हो सकता, हम तो भैया इंडियन कस्टमर है, हमें तो सामान फ्री में मिल जाए ना, उससे बेटर कुछ नहीं होता। हम तो चाहते हैं कि हमें सामान फ्री में भी दो, उसके साथ भी एक चीज और पकड़ा दो कि लो भैया, सामान लेने के लिए थैंक यू भी ले जाओ। हम तो ऐसे कस्टमर है, इंडियन कस्टमर। तो डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कोड साहिल एम लगाओ। बस ये बातें यहीं पर खत्म। हम आएंगे अपने असली मुद्दे पे। सो एज आई वॉज
टेलिंग यू कि ये चैप्टर है किस बारे में। ये चैप्टर है भाई बिजनेस एनवायरनमेंट के इंट्रोडक्शन के बारे में। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, और आई एम श्योर अगर आपने ये चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से सुन लिया, ध्यान से समझ लिया और बेसिक नोट्स बना लिए ना, और इसके बाद में चैप्टर वाइज जो एमसीक्यू की सीरीज करा रहा हूं आपको, और अगर आपने वो एमसीक्यू सीरीज कर ली तो बेटा मैं लिख के दे रहा हूं आपको किसी भी कोरे कागज पे कि 90 नंबर, 85 नंबर, 80 नंबर, 80 मार्क्स, 85 मार्क्स, 90 मार्क्स पेपर 4 में तो कहीं नहीं गए। और अगर इतने मार्क्स आ गए, 200 नंबर सारे चाहिए, 80 नंबर एक सिलेबस में एक सब्जेक्ट में ले आओगे, बचेंगे कितने 120। पासिंग मार्क्स ले आओगे ना सिर्फ, तब भी पास हो जाओगे दोस्त। तो ध्यान से पढ़ो और रिस्पेक्ट दो कि आपके पास वो प्रिविलेज है कि हम, मैं या बाकी टीचर, आप किसी भी टीचर से पढ़ते हो, सब टीचर इतनी मेहनत करके आपके लिए एक बेहतरीन कंटेंट बना के लेके आते हैं। तो इस प्रिविलेज का यूज करो, अपनी जिंदगी में सीए बनो और खूब सारे हजारों करोड़ों रुपए कमाओ, बड़े बड़े घर लो, देश दुनिया ब्रह्मांड सब खरीद लो। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। तो अब चैप्टर स्टार्ट होगा इस गूगल पे के स्कैन कोड से। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसको स्कैन करके मुझे पैसे भेजो, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये बात नहीं है। ये है एक स्कैनिंग कोड। अब कहोगे सर स्कैनिंग कोड क्यों लगा दिया चैप्टर के स्टार्टिंग में ही? कभी आप डार्विन की फोटो लगा देते हो, कभी आप स्कैनिंग कोड लगा देते हो, थोड़ा यार एकदम फन मस्ती चलनी चाहिए, इसलिए लगाता हूं मैं। ठीक है, अब यह स्कैनिंग कोड, क्योंकि हम बात करने वाले हैं एनवायरमेंटल स्कैनिंग की। हमने बात करी एनवायरमेंटल एनालिसिस की। एनवायरमेंटल एनालिसिस क्या होता है समझ गए होगे आप लोग अभी तक। एनवायरमेंटल का एनालिसिस क्या है, सिंपल और समझते हैं। अब आप लोग सीए की तैयारी कर रहे हो, अब मैं आपको पूछूं कि बेटा प्रिपरेशन कैसे चल रही है, आंसर एक ही निकलेगा मुंह से, सर बहुत बढ़िया। कि सर इतनी बढ़िया प्रिपरेशन तो कभी चल ही नहीं रही। मैं बताऊंगा, मैं पूछूंगा कैसे, क्या सर वो नहीं पता। कहोगे सर वो नहीं पता लेकिन चल रही है। मैं कहूंगा यार ये तो कोई बात नहीं भाई, पता होना चाहिए ना कि इतने एकदम कॉन्फिडेंस से बोला है कि बेटा कैसे चल रही है, तो आपने बोल दिया बढ़िया चल रही है, लेकिन कैसे। अब हमें अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करना पड़ेगा। प्रिपरेशन एनालाइज करने से क्या होगा कि जो आने वाला एग्जाम है ना, जो एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं आपके दिसंबर के मिड में, उससे पहले यह पता लग जाएगा कि दोस्त हम कितने पानी में हैं। सेम स्थिति सेम सिचुएशन हर बिजनेसमैन हर बिजनेस के साथ होती है। किसी भी, अगर आपके आसपास आप या आपके घर में आपका कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, दोस्त के पेरेंट्स, किसी का बिजनेस होगा ना, उससे जाके पूछना कि अंकल या आंटी, आजकल तो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का जमाना है भाई, इतने बड़ी बड़ी कंपनीज हमारी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ने स्टार्ट की हुई है और काफी अच्छा लगता है देख के। एक बात आपको बताता हूं मैं आज राज की, जब भी किसी कोई बड़ी कंपनी खुलती है ना, और कोई किसी कंपनी को फंडिंग मिलती है मानो, या किसी कंपनी का आईपीओ निकलता है मानो, ये सब बातें पता होनी चाहिए कि आईपीओ क्या होता है, फंडिंग क्या होती है। ये नहीं कि बुत बन के बैठे हो जो सिलेबस में लिखा है पढ़ते रहो, और थोड़ा सा इसको खोलो। तो मुझे इतनी खुशी मिलती है ना कि जितनी उन लोगों को फंडिंग मिलेगी मार्केट में, उतनी एम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ेगी। जितना उनको पैसा मिलेगा काम करने के लिए, वो काम किससे कराएंगे? लोगों को हायर करेंगे, लोगों को एम्प्लॉय करेंगे। तो बस उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। एम्प्लॉयमेंट के बढ़ने से लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगा। जब मनी सप्लाई बढ़ेगा तो बेटा मार्केट के अंदर क्या बढ़ेगा, पॉवर्टी कम होगी, बढ़ेगा नहीं। लोगों की इनकम बढ़ेगी तो पॉवर्टी कम हो जाएगी। जैसे जैसे पॉवर्टी कम होती जाएगी, धीरे 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 आहिस्ता आहिस्ता हमारा भारत देश एकदम डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा। अभी हम डेवलपिंग कंट्री हैं एंड स्टिल वी आर डूइंग वेरी अमेजिंग। कोई आपको बोले कि इंडिया इज नॉट डूइंग गुड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पे, तो उसको बोलना कि बेटा अपने फैक्ट्स को ठीक करके आओ। इंडिया का बैंकिंग सिस्टम बाकी डेवलप्ड कंट्री से भी बहुत बढ़िया है। यूपीआई से तो यूएसए तक जलता है कि इंडिया ने क्या बना दिया, हम नहीं बना पाए। तो ये सब बातें हैं, कुछ अपने देश के बारे में पॉजिटिव बातें पता होना बहुत जरूरी। ये सब क्या है, अब देखो ये सब मेरी सिर्फ बातें नहीं कर रहा आपसे मैं, ये सब क्या है, ये सब एनालिसिस है, ये सब इंडिया की इकोनॉमी की स्कैनिंग है। ऐसे जब किसी अपने अंकल या पापा, भाई बहन, छोटे भाई किससे पूछोगे ना कि भाई तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है, या अंकल हाउ इज योर बिजनेस गोइंग ऑन, तो अंकल कहेंगे बेटा इट इज गोइंग रियली गुड। हर अच्छा बिजनेसमैन हमेशा यही बोलता है कि मेरा बिजनेस बड़ा सही चल रहा है। चल रहा हो ना चल रहा हो अलग बात है,
अब आप उससे पूछना कभी कि अंकल आपको कैसे पता कि बिजनेस सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, तब आपको वो जवाब देंगे कि बेटा लास्ट मंथ की सेल इतनी थी, हमने ये 4 प्रोडक्ट नए लॉन्च किए, हमारी मार्केट में एक नई दुकान खुली है, हम उससे बढ़िया सामान बेचते हैं, अब एक दूर देश में नया नई एक फैक्ट्री लगी है, हम उसको माल सप्लाई करना स्टार्ट किया है। ये सब क्या है, ये सब बातें उन्हें क्यों पता? क्योंकि उन्होंने एनवायरमेंटल स्कैनिंग की हुई है, उन्होंने अपने बिजनेस एनवायरमेंट की स्कैनिंग करी है। स्कैनिंग का मतलब है अपने आसपास की चीजों को एनालाइज करके यह समझ जाना कि वहां पर क्या अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती हैं, वहां पर क्या थ्रेट्स हैं जिन्हें हमें फिनिश करना, जिन्हें हमें खत्म करना। दिस इज एनवायरमेंटल स्कैनिंग, कि अपने आसपास के एनवायरमेंट को देखना। अब हम बात कर रहे हैं बिजनेस पर्सपेक्टिव से, आप इस चीज को किसी भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हो, चाहे बेसिक में नॉर्मल एनवायरमेंट की बात कर लूं, बायोलॉजी की बात कर लूं, इकोनॉमिक्स की बात कर लूं, पॉलिटिक्स की बात करूं, फिलोसफी की बात कर लूं, किसी भी फील्ड की आप बात कर लो मेरे दोस्त, स्कैनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट अदर्स आर डूइंग अराउंड यू, दैट इज स्कैनिंग। इससे आसान शब्दों में कुछ नहीं हो सकता। ठीक है दोस्त, कि भाई आपकी क्लास में एक 10 बच्चे पढ़ते हैं, मानो, वैसे तो 50-100 भी हो सकते हैं, मानो आपकी क्लास में 10 बच्चे पढ़ते हैं, आप हमेशा क्लास में सेकंड आते हो और आपसे ऊपर है एक आयुष नाम का लड़का जो फर्स्ट आता है। तो आयुष फर्स्ट क्यों आ रहा है? क्या आपसे पढ़ने में बेटर है वो? ऐसा हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। लेकिन वो एक काम जरूर कर रहा होगा, वो आपके ऊपर और बाकी स्टूडेंट के ऊपर नजर रख के बैठा होगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, मुझे वो तो करना है कि जो ये लोग कर रहे हैं, लेकिन आयुष आप सबसे एक स्टेप आगे भी कर रहा होगा। तो अगर आप सेकंड से फर्स्ट पोजीशन पे आना चाहते हो, आयुष को सेकंड पे लेके आना चाहते हो, तो आपको ये आयुष के अंदर स्कैन करना पड़ेगा, आयुष की परफॉर्मेंस को, आयुष के एफर्ट्स को स्कैन करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि ये ऐसा क्या कर रहा है जो मैं नहीं कर रहा। सेम ऐसे ही बिजनेस में होता है एनवायरमेंटल स्कैनिंग। तो एक बार बुकिश लैंग्वेज समझ लेते हैं दोस्त कि एनवायरमेंटल स्कैनिंग का एक्चुअल मतलब क्या है। देखो बेटा, एनवायरमेंटल स्कैनिंग can be defined as the process by which organizations monitor their relevant environment to identify opportunities and threats affecting their businesses for the purpose of taking strategic decisions। मैंने आपको ये समझाया, मैं आपको बिल्कुल सादे शब्दों में प्यार से एक उस भाषा में समझाता हूं जो आपको समझ आ जाती है। ये बुकिश लैंग्वेज है मेरे दोस्त। एनवायरमेंटल स्कैनिंग से हम अपने आसपास के बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके अकॉर्डिंग बिजनेस की स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि अपॉर्चुनिटीज से कुछ प्रॉफिट ले पाए और थ्रेट्स को मिनिमाइज कर पाए या फिर खत्म कर पाए। दिस इज एनवायरमेंटल स्कैनिंग। तभी आपके सामने स्कैनर लगा हुआ था। ऐसे ही आपने भी अपने आने वाले एग्जाम्स के आसपास आपको कौन कौन सी चीज डिस्ट्रैक्ट कर रही है वो आपके लिए थ्रेट है, कौन कौन सी चीज का आपका टाइम वेस्ट हो रहा है वो आपके लिए थ्रेट है। तो स्कैन करो और देखो कौन कौन से थ्रेट को मिनिमाइज करना है, कौन कौन से थ्रेट को एंड करना है और कहां कहां पर अपॉर्चुनिटी है। अब साहिल सर आपको एमसीक्यू सीरीज करा रहे हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी है एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने का। दिन में 1 घंटा कर लोगे 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। कहोगे वाह भाई वाह, इकोनॉमिक्स का तो प्रिपरेशन यही होगी, रिवीजन यही होगी। और मेरी एमसीक्यू सीरीज में एक खास बात है, जहां पर मुझे दिखेगा एमसीक्यू में कॉन्सेप्ट है ना, मैं आपको कॉन्सेप्ट भी वहीं के वहीं क्लियर करा दूंगा। दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग। इतना कर लिया तो फिर लाइफ हो जाएगी झींगा लाला, नहीं किया तो फिर भाई बैठे रहेंगे वही फिर बहाने, अच्छी प्रिपरेशन नहीं हुई, ये ज्यादा पढ़ लिया वो कम पढ़ लिया, बहाने से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त। काम करना पड़ेगा अगर लाइफ में। अब आज मैं जिस पोजीशन पर हूं, मुझे ये प्रिविलेज है कि मैं आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूं, तो इसके लिए मैंने मेहनत करी है बहुत। ऐसा ही कोई टीचर या कोई गुरु यहां तक नहीं पहुंच जाता आपका। बहुत फेलियर्स हमने भी देखे हैं, आप लोग वो फेलियर्स ना देखो, उसी की वजह से हम आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारी बातों को समझ के अपने एग्जाम को क्लियर कर लो। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब इस बॉक्स पे ध्यान दो, इस बॉक्स में लिखा है इट इज द प्रोसेस एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अगेन एनवायरमेंटल स्कैनिंग। So environmental scanning is the process of gathering information
regarding company's environment, analyzing it and forecasting the impact of all predictable environmental changes। यानी कि मानो कि भाई फिर आएंगे, देखो मेरी चाय की दुकान पे, मानो मेरी चाय की दुकान, चलो आज नहीं, आज चाय की दुकान, आज हम करेंगे गोलगप्पे की बात। मानो मेरी गोलगप्पे की दुकान है, मैं गोलगप्पे बेचता हूं, मेरे दिन में 20,000 रुपए की गोलगप्पे की सेल होती है, और मजाक नहीं कर रहा हूं। गोलगप्पे वाले, मोमोज वाले दिन के 5-5, 8-8 हजार रुपए कमाते हैं, ये मजाक की बात नहीं है मेरे दोस्त। तो मानो मेरी दिन की सेल है 20,000 रुपए। एकदम से क्या हुआ ना, मैंने एक हफ्ते की सेल रियलाइज करी, मेरी सेल 20,000 से घट के 10,000 रुपए हो गई है। पहले थे 20,000 रुपीज, अब घट के 10,000 रुपीज हो गई है भाई। 10,000 रुपीज सेल कम हो गई, मतलब प्रॉफिट भी आधा हो गया। अब मैंने कहा यार एक काम करते हैं, इस बारे में पता लगाओ कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं अपने एरिया में घूमना स्टार्ट हुआ, तो मुझे पता लगा 3 नई दुकानें खुल गई हैं गोलगप्पे की। 3 नए लोग गोलगप्पे खोल के बैठ गए, अब हम भी गोलगप्पे बेचेंगे साहिल सर की तरह। साहिल सर का धंधा चौपट कर देंगे, हम अपना पैसा कमाएंगे। भाई बिल्कुल कमाओ, सब कमाओ। अब उससे होगा क्या, जो पहले मेरे पास 100 कस्टमर खाने आते थे, मेरे पास 50 आएंगे, 25-25 अलग अलग दुकानों में बढ़ जाएंगे, तो मेरी सेल कम हो जाएगी। अब मैंने इस बात को तो स्कैन कर लिया कि मेरी सेल कम क्यों हुई है। अब स्कैन तो कर लिया, प्रॉब्लम को ढूंढ के ले आया हूं। प्रॉब्लम को ढूंढने के बाद अब मुझे सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। क्या सॉल्यूशन होगा, जहां पहले मैं 20 रुपए के 5 गोलगप्पे देता था, अब मैं 6 देना स्टार्ट कर दूंगा, या फिर 15 रुपए के 5 कर दूंगा, या एडवर्टाइजमेंट बढ़ा दूंगा, लोगों को एक गोलगप्पे की प्लेट के साथ एक टिक्की फ्री कर दूंगा कुछ टाइम के लिए, जिससे कस्टमर को रिटेन किया जा सके। अब आप कितनी बार देखते हो, टूथपेस्ट लेने गए ब्रश फ्री, टूथपेस्ट लेने गए ब्रश फ्री। उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव आपको ब्रश फ्री देना है? नहीं, उनका ऑब्जेक्टिव है कि जब आप सुबह सुबह उठो तो आपकी पहली नजर जब टूथपेस्ट पे और ब्रश पर पड़े तो आपको उनका ब्रांड दिखे, और आप फ्यूचर में उन्हीं के ब्रांड की चीजों को परचेज करो। फिर उनके ब्रांड की चीजें और भी आती होंगी, माउथ वॉश भी आता होगा, हो सकता है डीओ भी आता हो, टैल्कम पाउडर भी आता हो, आप वो सब भी खरीदो, क्योंकि आपके ब्रांड माइंड में घुस गया। ये एक साइकोलॉजिकल मार्केटिंग होती है। मौका मिला तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, दिस इज द पार्ट ऑफ मार्केटिंग। ठीक है दोस्त, तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग आई एम श्योर कि समझ आ गया होगा। इससे ज्यादा नीचे जाके ना, इससे ज्यादा इजीली मैं नहीं समझा सकता आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग। एनवायरमेंटल को जब स्कैन कर रहे हैं, मेरे आसपास बिजनेस के क्या हो रहा है, जब मैं देखने गया कि 3 गोलगप्पे की नई दुकान खुल गई है, तो भाई उससे यह पता लगेगा कि प्रॉब्लम क्या है। तो पहला पॉइंट यहां पर क्या होगा मेरे दोस्त, फर्स्ट पॉइंट हमारा यहां पर है, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ। सेकेंड इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीकनेस। थर्ड इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज। थर्ड इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट। फोर्थ इज सर्वाइवल एंड ग्रोथ। इन पांचों के बारे में कुछ कुछ बात करेंगे हम, और डिटेल में भी समझेंगे एक बार। देखो, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट और ग्रोथ, ये बिजनेस के वो पार्ट है जिनको अगर आप बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो ना मेरे दोस्त, तो आप इन पॉइंट्स को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। जस्ट बिजनेस को साइड कर देते हैं एक बार, बिजनेस को साइड कर दो, लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट की बात करो। लेट्स टॉक अबाउट रिलेशनशिप। एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात करते हैं, एक मैरिड कपल की, हस्बैंड वाइफ की बात करते हैं, एक स्टूडेंट की बात करते हैं, एक बिजनेसमैन की बात करते हैं, एक एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं, एक साइंटिस्ट की बात करें, एक इकोनॉमिस्ट की बात करें, जिस मर्जी की बात कर ले मेरे भाई, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट और ग्रोथ, ये सब हर लाइफ के एस्पेक्ट के पार्ट हैं। अब मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं, तो आज अगर मैं अपने आप को एनालाइज करूं तो मेरी स्ट्रेंथ क्या है, कि मुझे पढ़ाना पसंद है। दिस इज माई स्ट्रेंथ। आई कैन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट वेरी इजीली। बुक के अंदर मुश्किल लिखा है, मैं उसको गोलगप्पे टिक्की चाय से समझा देता हूं बच्चों को। ये मेरी स्ट्रेंथ है। वीकनेस क्या होगी, मेरी वीकनेस क्या है, इमोशनल बहुत हूं, फैमिली को लेकर आई एम वेरी इमोशनल, तो उस इमोशनल एंगल से बचना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट, या टाइम मैनेजमेंट एक बहुत लोगों की वीकनेस होती है, लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाते। स्ट्रेंथ है, एक्सरसाइज करना है, स्ट्रेंथ है, लेकिन टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, जिम ही नहीं जा पा रहे। अपॉर्चुनिटीज, अब मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मैं पढ़ा सकता हूं, आई कैन एक्सप्लेन द डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट इन वेरी लेमैन लैंग्वेज, वेरी इजी लैंग्वेज। तो यहां पर एक अपॉर्चुनिटी निकल के आई कि बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करो। 2 काम होंगे, एक, इतने सारे बच्चों का प्यार मिलेगा, बच्चों से जुड़ने का मौका मिलेगा।
थर्ड, पैसे भी तो कमाएंगे भाई। देखो, पैसे कमाना ना दुनिया का और लाइफ का, किसी भी इंसान का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोई आपको जो मर्जी बोले कि पैसे से खुशी नहीं मिलती, कहते हैं ना हबीबी कम टू दुबई, देखो वो सब तो नहीं बोल रहा मैं, लेकिन पैसे से खुशी मिले ना मिले वो मुझे नहीं पता, लेकिन बिना पैसे के दोस्त जिंदगी नहीं चलती। ऐसा भी नहीं कहूंगा कि पैसे से बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं होता। पेरेंट्स का प्यार, पेरेंट्स के चेहरे पे खुशी, भाई बहन की अच्छी एकदम स्वस्थ और उनकी अच्छी हेल्थ, उससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं है। लेकिन अगर मैं उन सबके पीछे का बेस देखूंगा ना किसी दिन दोस्त, तो पैसा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दिस इज ट्रू। पैसा आपके लिए सब कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा कहना कि पैसा कुछ नहीं है, यह नहीं हो सकता। तो आप सब लोगों को मेरी ये एक एडवाइस है, आंखें खोलो, सच्चाई का सामना करना स्टार्ट करो। पैसा जिंदगी में बहुत जरूरी चीज है। शाहरुख खान साहब बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम अ फिलोसोफर। फर्स्ट बिकम रिच देन बिकम अ फिलोसोफर। पहले कुछ कमा लो, पहले कुछ सीख लो, तभी किसी को सिखाने लायक बनना। आज मैं कमाता हूं महीने के 50,000 रुपए, कितने कमाता हूं बताऊंगा नहीं। आज मैं कमाता हूं महीने के 50,000 मान लेते हैं, और मैं बात करूं 5 करोड़ की, 10 करोड़ की, 100 करोड़ की, तो लोग क्या बोलेंगे कि सर कमाते 50,000 रुपए हो, बातें आपकी डींगे इतने मारते हो, 5 करोड़ की, 100 करोड़ की। तो ये बहुत सही बात है कि पहले लाइफ में कुछ बन जाओ, उसके बाद किसी को सिखाना ट्राई करना। पहले खुद सीख लो, फिर कुछ मेहनत करना। अब मैंने इतनी साल पढ़ाई पे मेहनत करी है, चीजों को सीखा है, समझा है, तभी मैं आपको इस लायक बन पाया हूं कि मैं आपको कुछ पढ़ा सकूं। देखो परफेक्ट तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन कुछ मैं आपको पढ़ा सकता हूं जिससे आपके एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी, और वही मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म की मदद से आपके साथ करना चाह रहा हूं। तो यस, अगर आप किसी बिजनेस की बात करो तो यहां पर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट और ग्रोथ, सर्वाइवल बोल लो, ग्रोथ बोल लो, एक ही बात है, वन एंड सेम थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है दोस्त, तो इन सबको हम सिंगल सिंगल समझेंगे एक बार, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे समझने में। सो फर्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ। फर्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ। तो क्या पढ़ते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस फर्म मींस कैपेसिटी ऑफ द फर्म टू गेन एडवांटेज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स। इतना समझ लो, बहुत हो जाएगा। Strength of a business firm means capacity of the firm to get advantage over its competitors। अब देखो, मैं आपसे किसी भी कंपनी, किसी सेक्टर की बात करते हैं। सो अगर मैं आपसे बात करूं किसी भी सेक्टर की, मानो हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करते हैं, या चलो अब यार 12th में हो ना, मैं आपसे गाड़ियों की बात ना करके आपसे मोबाइल की बात करता हूं। मोबाइल आपके आजकल सबको पता है, ठीक है। तो मार्केट में कुछ कंपनी है, सैमसंग, वन प्लस, ओप्पो, वीवो और एप्पल। इन सब लोगों ने अपने कस्टमर बेस सेट कर लिया। एप्पल का जो कस्टमर बेस है वो ओप्पो और वीवो नहीं खरीदेगा, जो ओप्पो वीवो का कस्टमर बेस है वो एप्पल नहीं खरीदेगा। तो एप्पल के पास कुछ ऐसी एडवांटेज हैं जिसके लिए हम एप्पल का फोन खरीदने के लिए 1 लाख रुपए पे करते हैं। अब चाहे उसका टच बोल लो, चाहे उसकी स्पीड बोल लो, चाहे उसका स्टेटस सिंबल बोल लो, ये एडवांटेज जो एप्पल ने क्रिएट कर ली है वो उसको बाकी सब एंड्रॉइड फोन से अलग बनाया था। सब फोन, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, सैमसंग, नेम एनी फोन, you will find only one operating system, that is Android. But let's talk about the iPhone. iPhone has its own operating system, है ना। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो जिसको आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम पसंद आ गया, जिसको आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम पसंद आ गया, आदत पड़ गई, तो दोस्त वो आईफोन यही खरीदेगा। इसी पॉइंट पे काम करके आईफोन अपने कॉम्पिटिटर से काफी आगे निकल जाता है। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ आईफोन। ठीक है दोस्त, समझ आ गई बात, स्ट्रेंथ का मतलब क्या है। सेकंड बात करेंगे हम, वीकनेस ऑफ द फर्म। इट मींस लिमिटेशंस ऑफ द फर्म। मॉनिटरिंग इंटरनल एनवायरमेंट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई नॉट ओनली द स्ट्रेंथ बट ऑल्सो द वीकनेस ऑफ द फर्म।
अ फर्म मे बी स्ट्रॉन्ग इन सर्टेन एरियाज बट मे बी वीक इन सम एरियाज। अब कौन कौन से एरियाज यहां पर हो सकते हैं, पहले यह समझना पड़ेगा। कहां चला गया पेन? देखो यहां पर कौन कौन से एरिया हो सकते हैं। अब एक एरिया होता है आपका मार्केटिंग का, एक एरिया है आपका मार्केटिंग का, एक है आपका सेल्स का, एक है आपका पैकेजिंग का, एक है आपका बिल्ड क्वालिटी, एक है आपका बिल्ड क्वालिटी, एक है आपका डिजाइन। ये सब क्या है? ये सब मार्केटिंग, सेल्स, पैकेजिंग, बिल्ड क्वालिटी, डिजाइन, ये सब क्या है? ये सब प्रोडक्ट के फीचर्स हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि किसी एक कंपनी का प्रोडक्ट बहुत सुंदर हो, किसी एक कंपनी के प्रोडक्ट की बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया हो, लेकिन उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छी ना हो, उनकी सेल्स की स्ट्रेटेजी अच्छी ना हो सकता है कि उनकी पैकेजिंग अच्छी है लेकिन मार्केटिंग अच्छी नहीं है, पैकेजिंग बहुत बढ़िया है लेकिन प्रोडक्ट का डिजाइन अच्छा नहीं है। अब सुंदर डब्बा तो बना दिया एक चॉकलेट का, लेकिन चॉकलेट खाई तो टेस्ट गंदा, तो दोबारा खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। अब मानो पैकेजिंग बहुत बेकार है लेकिन चॉकलेट उसके अंदर बहुत टेस्टी है। जब भाई दिखने में अच्छे नहीं है तो हम खरीदेंगे क्यों? जिंदगी में किसी भी एस्पेक्ट पे चले जाओगे ना, जिंदगी किसी भी राह पर हो, किसी भी मोड़ पर हो, सबसे पहले आपको किसी प्रोडक्ट की शक्ल अट्रैक्ट करती है। अब देखो मेरे पास ये माइक है, मेरे पास ये माइक है, दिख रहा है आपको? JBL का माइक है। अब JBL कंपनी को यह बात क्लियर है कि अगर मैं पैकेजिंग सुंदर, साफ सुथरी, स्पष्ट, ट्रांसपेरेंट नहीं करूंगा, ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी नहीं है कि मतलब जो प्रोडक्ट बिक उसके अंदर है वो क्लियर पता लग जाए क्या बेच रहा हूं, तो लोग नहीं खरीदेंगे चाहे प्रोडक्ट जितना मर्जी बढ़िया हो। तो यहां पे क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, मैं हर बिजनेस की कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं, हर बिजनेस के कुछ नेगेटिव पॉइंट होते हैं। नेगेटिव पॉइंट का मतलब है वीकनेस। अब क्या कोई बिजनेस ये चाहेगा कि हमेशा उनके पॉइंट जो नेगेटिव है, वीकनेस है, हमेशा वो रहे? नहीं, कोई नहीं चाहेगा। सब चाहेंगे कि वीकनेस को, नेगेटिव पॉइंट को खत्म कर दिया जाए। तो इंटरनल एनवायरनमेंट को एनालाइज करके, स्कैन करके, मॉनिटर करके हम इन वीकनेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। यही पॉइंट पूरे दिन, पूरे साल बड़ी बड़ी कंपनीज में चलते रहते हैं कि स्ट्रेंथ को एनालाइज करो, स्ट्रेंथ को और इंप्रूव करो, वीकनेस को एनालाइज करो, वीकनेस को डिमिनिश करो, वीकनेस को एंड करो और प्रोडक्ट की सेल मैक्स टू मैक्स बढ़ाओ। दोनों पॉइंट बहुत जरूरी है किसी भी बिजनेस के लिए। थर्ड पॉइंट, अब कभी कभी देखो मैं जोश में आ जाता हूं एकदम, क्योंकि मुझे बिजनेस से बढ़िया कोई चीज लगती ही नहीं। चलो कोई नहीं, इसके बारे में बाद में आएंगे। थर्ड पॉइंट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स। Environmental analysis helps to identify the opportunities in the market. The firm should make every possible effort to grab the opportunities as when they come. Let's talk about COVID. Let's talk about COVID. देखो सेकंड, फोर्थ पॉइंट भी इसी में कवर कर दूंगा। चलो पढ़े। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है? थ्रेट्स। बिजनेस इज सब्जेक्ट टू थ्रेट फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स एंड वेरियस फैक्टर्स. Environmental analysis help them to identify threat from the external environment. दो बात हुई है, दो बात हुई है। किसकी बात हुई है भाई? दो। एक बात हुई है यहां पे, इन दोनों को जोड़ दो। एक बात हुई है यहां पे अपॉर्चुनिटी की, एक बात हुई है यहां पे थ्रेट की। लेट्स टॉक अबाउट कोविड। कोविड के अंदर सारे स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद हो गए, तो क्या स्टार्ट हुआ? ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस कि सबको ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। अब मानो कोई बड़ा इंस्टीट्यूट था जिसके पास 5,000 बच्चे पढ़ते थे, अगर वो खुद को ऑनलाइन पे शिफ्ट ना करता तो क्या वो आज के टाइम में ग्रो कर पाता? नहीं कर पाता। आंसर इज सिंपली, आंसर इज नो। सबको सर कहोगे सर इट इज सब्जेक्टिव। नो, इट इज नॉट सब्जेक्टिव। आई एम 100% श्योर अबाउट इट कि नहीं ग्रो कर पाता। जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स थे, जितने बड़े बड़े एडुकेटर्स थे, जितने बड़े बड़े टीचर्स, उन्होंने इस बात को कोविड आने पे एक अपॉर्चुनिटी समझ लिया था कि भाई कोविड आ गया है, हर बच्चा घर बैठ के मोबाइल यूज कर रहा है,
जियो ने फ्री इंटरनेट प्रोवाइड कर दिया है। दिस इज द अपॉर्चुनिटी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने का। जिन जिन लोगों को ये बात समझ आ गई उन्होंने उस पॉइंट को अपॉर्चुनिटी समझा और अपॉर्चुनिटी समझ के ऑनलाइन क्लासेस में कूद पड़े और बच्चों को फ्री में सस्ते बैचेस में अच्छी क्लासेस प्रोवाइड करके एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। हां, टाइम लगा, धीरे धीरे टीचर्स को समझ आया, धीरे धीरे कंपनीज को समझ आया कि उन्हें क्या चाहिए। और इस कोविड काल में लास्ट 4-5 सालों में बहुत सारी कंपनीज, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बन गई हैं। चाहे आप वो किसी ई कॉमर्स कंपनी की बात कर लो, चाहे आप टीचिंग कंपनी की बात कर लो, चाहे आप किसी भी कंपनी की बात करो जिन्होंने ऑनलाइन अपने बेस क्रिएट किया कोविड के टाइम पे, राइट नाउ दे ऑल आर डूइंग रियली वेल बिकॉज एवरीथिंग इज डिजिटल राइट नाउ। डिजिटल पेमेंट भी है, डिजिटल शॉपिंग भी है, डिजिटल पढ़ाई भी है, खाना भी डिजिटली घर पे आ जाता है, सब कुछ है भाई डिजिटल, क्या नहीं है। यू नेम इट एंड यू विल गेट इट ऑन Amazon, you name it you will get it on Myntra, you name it you will get it on Flipkart, everything is available online। सुई से लेकर आपके घर के बेड तक, एसी, फ्रिज, टीवी, अलमारी सब ऑनलाइन अवेलेबल है। एवरीथिंग इज अवेलेबल। गाड़ियां मिलती हैं भाई, कार वाले, बाइक वाले, कार देखो, स्पिनिंग, ये सब क्या है? ऑल दीज आर ऑटोमोबाइल स्टार्टअप जो आपको घर बैठे बैठे गाड़ियां दिखाते हैं कि ये गाड़ी चूज कर लो, घर पे गाड़ी आपको देने आ जाएंगे। सिंपल। मैंने भी कुछ टाइम पहले अपनी गाड़ी बेची थी। मैंने सिर्फ स्पिनी के अंदर अपना भरा कि मुझे गाड़ी बेचनी है, घर पे बंदा आया, गाड़ी चेक करा, रेट लगाया और गाड़ी लेके चला गया। मुझे कहीं नहीं जाना पड़ा। दिस इज द पावर ऑफ डिजिटलाइजेशन। तो जहां पर लोगों ने डिजिटलाइजेशन को अपॉर्चुनिटी समझा वो लोग आगे बढ़ गए, लेकिन जिन लोगों ने उस थ्रेट को आइडेंटिफाई नहीं किया कि भाई अब हमारे ऑफलाइन सेंटर्स चलने बंद हो जाएंगे या हमें ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी उतरना पड़ेगा। पहले होती थी ऑफलाइन मार्केटिंग कि बड़े बड़े पोस्टर चिपका दिए, बड़े बड़े बैनर चिपका दिए, लेकिन अगर आज आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली यू विल नॉट गोना सर्वाइव। ग्रो इज द अनदर थिंग, यू वॉन्ट इवन गोना सर्वाइव। सो अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इन्हें समझना बहुत जरूरी है। लास्ट पॉइंट है हमारा सर्वाइवल एंड ग्रोथ। यार बार बार ये पेन खो जाता है मेरा। सर्वाइवल एंड ग्रोथ। सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट हेल्प द फर्म टू मैक्सिमाइज देयर स्ट्रेंथ, मिनिमाइज द वीकनेस, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड डिफ्यूज थ्रेट्स। सारी बातों का एक ही बात है। सारी बात समझ लो, यहां समझ लो, स्ट्रेंथ समझ लो, फर्म की वीकनेस समझ लो, अपॉर्चुनिटी समझ लो, थ्रेट समझ लो। सब कुछ को एनालाइज करने का ऑब्जेक्टिव एक ही, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। कि जहां पर मार्केट में है वहां सर्वाइव करना है। और उसके बाद अगर आज इनकम एक बिजनेस की टर्नओवर 1 करोड़ रुपए की है तो उसको अगले महीने 1 करोड़ 50 लाख की करनी है, फिर 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 1000 करोड़, 500 करोड़, 5 लाख करोड़, पूरा देश दुनिया खरीद लेनी है। साहिल सर आराम से संभालो अपने आप, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, मेरा सपना यार, मैं एक बहुत बहुत बड़ी कंपनी खोलना चाहता हूं, बहुत बड़ा बिजनेस खोलना चाहता हूं जहां मैं बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ाऊं जैसे मैं आज पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चलो, दैट सर्वाइवल एंड ग्रोथ का मतलब यह है कि आप किसी भी चीज को एनालाइज करोगे तो बेसिक आपका ऑब्जेक्टिव है सर्वाइवल एंड ग्रोथ। जो कंपनीज अपॉर्चुनिटीज को टाइम से पहचान लेती हैं, जो कंपनीज थ्रेट से बच जाती हैं, जो अपनी स्ट्रेंथ पे काम करती हैं, वीकनेस को मिनिमाइज करती हैं, उनका सर्वाइवल और ग्रोथ दोनों 100% बढ़िया चलता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं मेरे दोस्त, इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग। बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग 4 पॉइंट है वाले। फर्स्ट पॉइंट है आपका यहां पर इवेंट, सेकंड ट्रेंड्स, थर्ड इशू, फोर्थ एक्सपेक्टेशंस। इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग। क्वेश्चन बनता है कि हम एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्यों करते हैं भाई? ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ध्यान सुनना क्या बातें हो रही हैं। इवेंट, एक पर्टिकुलर इवेंट से पूरा बिजनेस सेटअप हिल जाएगा, उसको समझना बहुत जरूरी है। बिटकॉइन क्रैश हो जाए, पूरी क्रिप्टो मार्केट खत्म हो जाएगी। टाटा मोटर्स, लेट्स टॉक अबाउट एचडीएफसी। राइट नाउ इन इंडिया, इन प्राइवेट बैंकिंग मार्केट, एचडीएफसी इज द किंग। If HDFC Bank crashes tomorrow,
द बैंकिंग सेक्टर विल क्रैश। दिस इज द इवेंट। मैं बहुत बड़ी बात कर गया। लेट्स टॉक अबाउट अ स्मॉलर थिंग। आपके एरिया में एक एमएलए है, आपके एरिया में एक एमएलए है, ठीक है। आप एक एनजीओ अपने एरिया में स्टार्ट करना चाहते हैं, लाइब्रेरी छोड़ो एनजीओ, आप अपने एरिया में लाइब्रेरी स्टार्ट करना चाहते हो। आप एमएलए साहब के पास गए, आपने बोला एमएलए साहब एक लाइब्रेरी स्टार्ट करनी है अपने एरिया में। उन्होंने बोला भाई तू कौन? उसने बोला सर मेरा नाम है साहिल मदान, मैं पिछले 7 सालों से अपने प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि हम हमारे इस एरिया में, डिस्ट्रिक्ट में एक लाइब्रेरी खोलें जहां पर गरीब बच्चे आके पढ़ सकें और उससे 2 फायदे होंगे। तो पॉलिटिशियन साहब ने पूछा, एमएलए साहब ने पूछा क्या फायदा होगा भाई? तेरे तो मजे हो जाएंगे, तेरे तो नाम हो जाएगा, साहिल सर ने फ्री लाइब्रेरी खुलवा दी, मेरा क्या होगा? मैंने कहा सर पूरे एरिया के बच्चे अगर उस लाइब्रेरी के अंदर पढ़ने आएंगे तो वोट भी तो आपको ही देंगे, मेरे को थोड़ी देंगे। उसने कहा बात तो सही कह रहा है लड़का। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है भाई तेरे पैसे पास, लाइब्रेरी खोल लियो, मैं भी खुश, हमारे एमएलए साहब भी खुश। ठीक है दोस्त, मैं भी खुश, हमारे एमएलए साहब भी खुश। सिंपल बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। उसके बाद 1 हफ्ता बीता, 2 हफ्ते बीते, एकदम मैं एमएलए सर के घर गया और मैंने पाया कि एमएलए सर की तबीयत बहुत खराब है और उनकी तबीयत बहुत सीरियस है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मुझे एक बात समझ आई कि अगर आज इन्हें कुछ हो जाता है तो जो हमारा लाइब्रेरी की प्लानिंग थी, जो हमारी लाइब्रेरी की प्लानिंग थी दोस्त, वो खत्म हो जाएगी। एक इवेंट से लाइब्रेरी की पूरी प्लानिंग खत्म, एक इवेंट से लाइब्रेरी की पूरी प्लानिंग खत्म। यह है एक इवेंट की ताकत। और समझेंगे आगे क्या होता है इवेंट। सेकंड इज ट्रेंड। मानो मेरे कपड़े का बिजनेस है, अभी मार्केट में प्लेन शर्ट्स बहुत चल रही हैं, मैंने 5,000 प्लेन शर्ट बना के रख दी। अगले महीने मार्केट में चेक वाली शर्ट आ गई और प्लेन शर्ट कोई खरीद ही नहीं रहा। अब चेक वाली शर्ट का ट्रेंड चल गया, ट्रेंड को फैशन से कलेक्ट करो, ट्रेंड को फैशन से कनेक्ट करो। चेक वाली शर्ट चल रही है, प्लेन शर्ट कोई नहीं खरीदे, तो मेरा क्या हुआ, मेरा 5,000 शर्ट का नुकसान हो गया। अगर एक शर्ट 100 रुपए की बनी है तो 5 लाख रुपए गए पानी में। तो दिस इज द पावर ऑफ ट्रेंड। थर्ड, इशू कोई आ गया, कोई मानो कोविड एक इशू आया था, कोविड से बहुत बिजनेस, बहुत दुकानें बंद हो गई थी। ये पावर है इशू की। एक्सपेक्टेशंस, कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है बिजनेस से, ये सब बातें क्या है, ये एनवायरमेंटल स्कैनिंग के अंदर आती हैं। हम इनके बारे में एक सिंगल सिंगल पढ़ेंगे। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द इवेंट, कि इवेंट क्या होता है। इवेंट्स आर इंपॉर्टेंट एंड स्पेसिफिक अकरेंस taking place in different environmental sectors. Events are certain happening in the internal or external organizational environment which can be observed and tracked. मतलब इवेंट आउटसाइड ऑफ योर बिजनेस भी हो सकता है, इवेंट इनसाइड ऑफ योर बिजनेस भी हो सकता है। दोनों समझाता हूं। हमने आउटसाइड समझ लिया कि एमएलए साहब अगर चल बसे, भगवान ना करे ऐसा हो, हमारी लाइब्रेरी खुलनी है भाई। लेकिन इंटरनली मानो आप किसी कंपनी के अंदर जॉब करते हो, आप किसी फैक्ट्री में जॉब करते हो, एक वर्कर है जिसकी तनख्वाह है 20,000 महीने की और फैक्ट्री में जॉब करता है। फैक्ट्री का एक मालिक है रघुबीर अंकल, फैक्ट्री के एक मालिक है रघुबीर अंकल। रघुबीर अंकल रोज सुबह आते हैं, फैक्ट्री खोलते हैं, कस्टमर से बात करते हैं, अपने कस्टमर को सामान बेचते हैं, कस्टमर से पैसा आता है, यानी कि पूरी फैक्ट्री के कर्ता धर्ता रघुबीर अंकल है। अब एक दिन, अब देखो सबने एक दिन जाना है, दिस इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ, बिटर ट्रूथ वी कैन से, दैट रघुबीर सिंह अंकल की डेथ हो जाती है। अगर रघुबीर सिंह अंकल इज नो मोर, तो जो लोग उस फैक्ट्री में काम कर रहे थे दोस्त, उन सब का जो एक आय का सोर्स था, इनकम का सोर्स था,
दैट जॉब वो खत्म हो जाएगी। फैक्ट्री बंद, उनका काम खत्म, उनकी जॉब खत्म, है ही नहीं कोई संभालने वाला, तो फैक्ट्री कौन चलाएगा? ये क्या है? ये इंटरनल इवेंट है। एक्सटर्नल इवेंट क्या है? जिसपे आप डिपेंडेंट हो, अगर उसे कुछ हो जाए। ये सिर्फ एक बात है। एक्सटर्नल इवेंट कोई एक आपका, जैसे कोविड है, कोविड एक एक्सटर्नल इवेंट है। कहीं पर फ्लड आ जाए, बाढ़ आ जाए, दिस इज एक्सटर्नल इवेंट। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट अब समझेंगे इसी के अंदर ही हम। लेट्स टॉक एन एग्जांपल। दोबारा देखो, एग्जांपल कुछ पहले वाले की तरह ही है, फिर भी समझ लेते हैं। इफ अ बिग पॉलिटिशियन हु अनाउंस्ड अ बिग अर्बनाइजेशन प्रोजेक्ट passes away, all the business which were anticipating profits from it would need to revise their strategy due to this event। मानो एक बड़े पॉलिटिशियन ने यह बोला कि हम इस गांव के अंदर एक बड़ा अर्बनाइजेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो वहां के जो बड़े अमीर संपत्ति वाले लोग थे, जो रिच पीपल थे, जो जिनकी ऑलरेडी जिनके पास पैसा है, इन्वेस्टमेंट है, उन्होंने सोचा कि यार ये अर्बनाइजेशन स्टार्ट करेंगे, मैं इतने पैसे लगा के यहाँ पे स्कूल खोलूंगा, कॉलेज खोलूंगा, कोचिंग सेंटर खोलूंगा, अपना बिजनेस करूंगा, हॉस्पिटल खोल दूंगा, फैक्ट्री खोल दूंगा। एक दिन से पता लगा कि जिस पॉलिटिशियन ने अनाउंस किया था एंड ही जस्ट पास्ड अवे, उनकी डेथ हो गई, तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट धरा का धरा रह गया। तो वहां पर जो स्ट्रेटेजी उन सब लोगों ने मिलकर बनाई थी, दैट इज उसका एंड हो गया। तो आपको स्ट्रेटेजी को उनको रिवाइज करना पड़ेगा। आपको नया मिनिस्टर आएगा, वो किसी नए मिनिस्टर को लेकर आएंगे, नए मिनिस्टर से बात करेंगे, तो चीजें दोबारा स्टार्ट होंगी, अभी तो स्टार्ट नहीं हो रही। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा था इवेंट्स के बारे में, कि इवेंट्स आपके बिजनेस को कैसे इफेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो इवेंट इंटरनल इवेंट हो, चाहे वो इवेंट एक्सटर्नल इवेंट हो। तो इवेंट दोनों होते हैं, इवेंट आपको दोनों दिखेंगे। इवेंट इंटरनल भी हो सकता है, इवेंट एक्सटर्नल भी हो सकता है। दोनों में से इवेंट कोई भी हो सकते हैं, अगर उनका इफेक्ट लेकिन आपके बिजनेस से पड़ता है, और पड़ता है, इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। नेक्स्ट इज ट्रेंड्स। ट्रेंड्स आर जनरली दे आर टेंडेंसीज एंड द कोर्स ऑफ एक्शन। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आता है, फिर चला जाता है। जैसे मेरी बात को गलत मत देना, लेकिन ये ट्रेंड ना भगवानों का भी आता है। जैसे आपने देखा होगा, आज से 10 साल पहले, आप सब तब आपको याद नहीं होगा, लेकिन पेरेंट्स से पूछना कभी, 10 साल पहले माता का जागरण बहुत होता था, बहुत ज्यादा होता था। आप जहां जाओगे, जिसकी शादी हो, वो पहले माता का जागरण कराएगा, पूरी रात 4-4 बजे तक, 5-5 बजे तक, सुबह तक जागरण चलेगा। वो एक ट्रेंड था। फिर उसके बाद वो ट्रेंड, आई थिंक वो बात तो आपको पता भी होगी, कि साईं बाबा की चौकियां होनी स्टार्ट हुई। साईं बाबा की बड़े बड़े पंडाल लगते थे, साईं बाबा की चौकी होती थी, वो 12 बजे तक, 11 बजे तक खत्म हो जाती थी। फिर वो ट्रेंड चालू हुआ। अब अगर आपने एक गुरुजी हैं जिनको बहुत लोग मानते हैं, एंड आई रिस्पेक्ट एवरीवन, आई रिस्पेक्ट एवरीवन्स बिलीफ, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ट्रेंड का मतलब क्या है। तो जो अब छतरपुर वाले गुरुजी हैं जिनको बहुत लोग मानते हैं, अभी एक तरह से वो एक कोर्स ऑफ एक्शन में है, अभी बहुत लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं। और जैसे मैं किसी को फॉलो करूं, मानो मैं गुरुजी को फॉलो करता हूं, और गुरुजी को फॉलो करने के बाद मेरी एक अच्छी नौकरी लग जाती है। मैं किसी को बोलूंगा यार मैंने गुरुजी को फॉलो करना स्टार्ट किया, मेरी अच्छी नौकरी लग गई, तो लोगों का बिलीफ सिस्टम बनना स्टार्ट होगा, तो लोग वहां जाना स्टार्ट होंगे। अगर सेम चीज 10-15 लोगों के साथ और हो जाती है, और देखो यार, दुनिया के अंदर मैनिफेस्टेशन की पावर, दुनिया के अंदर सुपर नेचुरल पावर्स एग्जिस्ट करती है, मैं जरूर मानता हूं। आई डोंट नो अबाउट कि भगवान क्या होते हैं और क्या नहीं होते हैं, बट मैं एक चीज मानता हूं कि ये जो इतनी बड़ी दुनिया चल रही है, उसके पीछे कोई ना कोई तो है मेरे दोस्त। तो अगर हम यही बोलें, जैसे मैं शिव जी का एक बहुत बड़ा फॉलोअर हूं, मुझे लगता है कि शिव जी ही सब कुछ है। तो मुझे जब भी कोई लाइफ में दिक्कत होती है, मेरे रूम में भी शिव जी की एक मैंने अच्छा सा पोस्टर भी लगाया हुआ है, बिल्कुल मेरे सामने ही है, हमेशा मुझे देखते रहते हैं वो। तो शिव जी, मुझे जब भी कोई लाइफ में दिक्कत होती है, मैं शिव जी से बात करता हूं। अब मेरी बात वो सुनते हैं नहीं सुनते मुझे नहीं पता, बट मेरा बिलीफ सिस्टम है कि मैंने आज तक जब भी उनसे कोई बात करी है, मेरी बात, सब चीजें प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। चाहे वो थोड़ा सा मुझे पेन देकर हो, चाहे कुछ सीख देकर हो, लेकिन ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी रफ टाइम
इन लास्ट फ्यू ईयर्स, बट मैंने हमेशा शिव जी को यही बोला कि मुझे प्रॉब्लम से निकाल दो और मुझे एक नॉर्मल सिंपल लाइफ चाहिए। मैं इन प्रॉब्लम में ना ही मैं किसी का बुरा करता हूँ और ना मैं किसी का बुरा करना चाहता हूँ। तो मेरी बात उन्होंने सुनी और कुछ टाइम में ही मैं उन प्रॉब्लम से निकल गया। अब प्रॉब्लम क्या थी वो डिस्कस करने का पॉइंट नहीं है कोई, ठीक है। तो ऐसे ही ना एक ट्रेंड होता है। अब ट्रेंड को फैशन से अगर मैं कनेक्ट करूं तो अभी सर्दियां आएंगी। आज से 5 साल पहले ना ये हुडीज किसी को पसंद नहीं थी। सब कहते हैं क्या बेकार कपड़ा है, क्या एकदम जिप लगा के ऐसे सर पे पहन के घूमते रहते हो। लेकिन फिर बड़ी बड़ी कंपनी आई उसके अंदर और उन्होंने सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी एकदम ऐसे खुली खुली हुडीज बनाना स्टार्ट करी। तो भाई उनको बहुत लोगों को पसंद आई। मैं पहनूं, मेरे दोस्त पहने, दोस्त की गर्लफ्रेंड पहने, गर्लफ्रेंड की फ्रेंड पहने। एक ट्रेंड बनना चालू हुआ, एक कोर्स ऑफ एक्शन बनना स्टार्ट हुआ कि जैसे ही ठंड आएगी ना लोग हुडीज खरीदना स्टार्ट करेंगे। तो क्या हुआ यहां पर, अब हुडीज बिकना स्टार्ट हुई, तो हुडीज ट्रेंड में आ गई। तो ट्रेंड का मतलब क्या है दोस्त मेरे, देखते हैं एक बार हमारे यहां बॉक्स में क्या लिखा है हमने कि ट्रेंड्स आर द जनरल टेंडेंसीज और द कोर्स ऑफ एक्शन अलोंग विच इवेंट्स टेक प्लेस। Trends are grouping of similar or related events that tend to move in given direction, increasing or decreasing in strength of frequency observation, usually suggest a pattern of change in particular area. A particular area बोल लो, particular product बोल लो, जो मर्जी बोलो, लेकिन ट्रेंड एक एक पैटर्न सेट कर देता है कि भाई एक जीन्स चल रही है, एक फेडेड जीन्स चल रही है तो लोग सब लोग वही पहनेंगे। एक फटी हुई जीन्स चल रही है, सब लोग फटी हुई जीन्स पहनेंगे। कभी कभी ऐसा खाने के अंदर भी होता है, जैसे एक सोयाबीन की चाप आती है, जैसे ही लॉन्च हुई ना, जैसे वाजीवा ने एक दिल्ली का एक, अब आई डोंट नो कि आप में से बहुत लोग दिल्ली के भी होंगे, दिल्ली के बाहर के भी होंगे। तो भाई सब लोग हैं, है ना, हर जगह अब चाप बिकनी स्टार्ट हो चुकी है मुझे लगता है। लेकिन दिल्ली में जब वाजीवा ने चाप स्टार्ट करी थी ना तो कुछ एक या दो दुकान थी। अब सब लोगों ने खानी स्टार्ट करी, लोगों को टेस्टी लगना स्टार्ट हुई। तो भाई अब दिल्ली में मुझे लगता है कि कम से कम नहीं तो 5-7 हजार दुकानें चाप की होंगी। एक एक जगह है हमारे आसपास, उस गली के अंदर, एक गली में एक रोड पे 20 दुकानें हैं, चाप बेचते हैं, सोयाबीन की चाप बेचते हैं, अलग अलग तरीके की चाप बेचते हैं। तो ये ट्रेंड है। तो ट्रेंड का मतलब है कि भाई ट्रेंड को भी समझना बहुत जरूरी है। आप एनवायरनमेंट को स्कैन करोगे तो आपको पता लगेगा है कि आसपास क्या बिक रहा है, आपको भी क्या बेचना है क्या नहीं बेचना है। ये सब तरीका बहुत जरूरी है। दिस इज द पावर ऑफ ट्रेंड। तो फॉर एग्जाम्पल टीनेजर्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ ऑनलाइन गेमिंग, which is a trend that can help business to identify new market and services. So let's just talk about gaming industry. गेमिंग इंडस्ट्री का आपको क्या लगता है बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? कभी सोचा है कि इतनी गेमिंग क्यों चल रही है, क्या चक्कर क्या है? भाई गेमिंग और मार्केटिंग दोनों साथ साथ चलती है। सोचो आप लोग एक गेम खेल रहे हो, आप कार की गेम खेल रहे हो, कार की गेम खेलते खेलते जैसे ही आपकी पावर कम होने लगी आपको वहां पर बोर्नविटा की एडवर्टाइजमेंट दिख जाए। जैसे आपके कार का पेट्रोल या कार की पावर कम होने लगी आपको बोर्नविटा का एडवर्टाइजमेंट दिख जाए और एडवर्टाइजमेंट पे लिखा हो कि आप बोर्ड को टच करो आपका पेट्रोल फिल हो जाएगा। क्या मतलब हुआ इससे कि अगर बोर्नविटा से टच करोगे गाड़ी को तो पेट्रोल फुल हो जाएगा। तो आप कहोगे भाई जब गाड़ी का पेट्रोल भर गया तो बोर्नविटा अगर मैं सुबह उठ के पीऊंगा तो मेरे अंदर भी बहुत शक्ति मजबूती आ जाएगी। एग्जाम्पल और लेते हैं, आप एक कार रेसिंग गेम खेल रहे हो, जैसे ही आपका पेट्रोल कम हुआ और आप एक पेट्रोल पंप ढूंढ रहे हो, जैसे आप पेट्रोल पंप पर पहुंचे और आपको दिखा कि पेट्रोल पंप पर लिखा है एचपी पेट्रोल पंप, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, तो आपको क्या पता लगेगा कि यार ये पेट्रोल पंप तो मेरे घर के बाहर भी होता है। तो आप अब वहीं से पेट्रोल भरवाओगे, पापा को बोले पापा इससे पेट्रोल भरवाओ, ये मेरी गेम के अंदर भी आता है। ऑल दीज आर मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। अगर इन मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को बिजनेस एडॉप्ट नहीं करेंगे, बिजनेस अपॉइंट नहीं करेंगे तो मेरे दोस्त वो बिजनेस कहीं नहीं जाएगा। क्योंकि आप नहीं करोगे दूसरा बिजनेस कर लेगा। आप लोग अगर नहीं करोगे इन चीजों को, एक बिजनेस अगर इन चीजों को एडॉप्ट नहीं करेगा तो दूसरा बिजनेस कर लेगा, दूसरा बिजनेस कर लेगा, उसकी सेल बढ़ जाएगी, आपका कस्टमर बेस वहां चला जाएगा, तो डेफिनेटली आपका जो सेल है वो कम होगी, प्रॉफिट कम होगा और आपका मार्केट में नाम कम हो जाएगा। दिस इज द पावर ऑफ ट्रेंड, दिस इज द पावर ऑफ मार्केटिंग, दिस इज द पावर ऑफ ऑनलाइन गेमिंग। मैं भी खेलता हूं। चलो इश्यूज, इसको पहले पढ़ लेते हैं क्या कहता है।
Issues are current concerns that arise in response to events and trends. Identifying an emerging issue is more difficult. Emerging issues start with a value shift or a change in how an issue is viewed. सीधा एग्जांपल लेके चलते हैं. फॉर एग्जांपल, बैन ऑन चाइनीज एप्लीकेशन इन इंडिया क्रिएट इश्यूज फॉर यूजर्स हु वर डिपेंडेबल ऑन दोज एप्लीकेशंस. अब मानो मेरा एक गेमिंग चैनल है, आप सब लोग देखते होंगे ना यूट्यूब पे लोग गेम की स्ट्रीम करते हैं. तो मानो मेरा एक गेमिंग चैनल है और मैं पबजी की गेम को स्ट्रीम करता हूं और मेरे हैं 10 लाख सब्सक्राइबर्स. अब बीच में गेम खेलते खेलते मैं कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग भी कर देता हूं कि भाई अगर आपको कैप खरीदनी है तो इस प्रोडक्ट इस कंपनी की खरीद लो, टी शर्ट खरीदनी है तो इस कंपनी की खरीद लो, जैकेट खरीदनी है तो इस कंपनी की खरीद लो. पबजी खेलते खेलते मार्केटिंग कर दी एक टी शर्ट कंपनी की जिस टी शर्ट पे पबजी की प्रिंटिंग है. क्या होगा, मुझे उससे पैसे मिलेंगे. तो मैं चला एक गेमिंग चैनल रहा हूं, लेकिन काम मेरा एक्चुअल क्या है, मार्केटिंग का, एडवर्टाइजमेंट का. तो अब मैं डिपेंडेंट हूं किस पे, पबजी पे. अब गवर्नमेंट ने चाइनीज एप्लीकेशन को बैन कर दिया. अब जब चाइनीज एप्लीकेशन बैन हुई तो मेरे दोस्त वहां पर पबजी बैन हो गई. पबजी को गवर्नमेंट ने बोला बाय बाय पबजी, हाय हाय पबजी, पबजी को बैन कर दिया. अब पबजी को बैन कर दिया तो मैं अपने गेम अपने चैनल पे स्ट्रीम क्या करूंगा. तो जब मुझे पता लगा ना अब इश्यूज कैसे काम करते हैं तो बिजनेस को इस बैन लगने की बात पहले स्टार्ट हो गई थी कि गवर्नमेंट सोच रही है कि इन गेम पे बैन लगाया जाएगा. बैन लगाने के बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू थे कि इससे हमारा जो यूथ है वो सिर्फ गेम खेल रहा है, उसका माइंड डेवलप नहीं हो रहा. बट ये बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज की एक रिसर्च है कि गेम खेलने से हमारा माइंड डेवलप होता है, मैथमेटिक्स सॉल्यूशन करने से हमारा माइंड डेवलप होता है, रीजनिंग करने से हमारा माइंड डेवलप होता है, गेमिंग से हमारा माइंड डेवलप होता है. हमारी गवर्नमेंट कहां समझेगी, छोड़, पुराने लोग हैं, इस बात को छोड़ दो. लेकिन अगर मैं इन इश्यूज को पहले ही आइडेंटिफाई कर लेता कि यार पबजी बैन होने वाली है, मेरे चैनल पे स्ट्रीम करने के लिए लाइव गेमिंग खेलने में पबजी नहीं होगी, तो मैं एकदम से धीरे धीरे पबजी से उस गेम पे शिफ्ट हो जाऊंगा जो गेम इंडिया में अलाउड है. अब चाहे वो इंडियन है, चाहे वो कोरियन है, चाहे वो जापानीज गेम है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता. चाइनीज गेम नहीं होनी चाहिए. मैं उस पर शिफ्ट हो गया तो मैंने पबजी की जगह दूसरी गेम स्ट्रीम करना स्टार्ट कर दूंगा, जिससे वो जो इशू आया बैन ऑन चाइनीज एप्लीकेशन का, उससे मुझ पे इफेक्ट नहीं पड़ा. दिस इज द पॉइंट कि इशू की पावर क्या है, कि कुछ इश्यूज कैसे आपके पूरे बिजनेस को, बिजनेस एनवायरनमेंट को, आपकी स्ट्रेटेजी को कैसे चेंज कर देते हैं. और आपको उन चेंजेस को पहले आइडेंटिफाई करना है, उनसे अपॉर्चुनिटीज निकालनी है, थ्रेट देखना है और खुद को ग्रो करना है, खुद को सर्वाइव करना है. यह है पावर इश्यूज की. नेक्स्ट हम बात करेंगे और लास्ट बात करें, दैट इज एक्सपेक्टेशंस. Expectations are the demands made by interested groups in the light of their concern of issues. Example समझें इसका, चलो. For example, from the above example of application developer, the expectation of the consumer can only be understood when one scans the environment and find out what the customer actually wants. अब मानो कि मुझे एक मोबाइल एप्लीकेशन बनवानी है. अब मैं तो रहा टीचर, मैं तो नहीं बनवा सकता. मैं उसके पास जाऊंगा, मैंने बोला कि यार एक कंपनी है एबीसी गेमिंग प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी है, कंपनी का नाम है एबीसी गेमिंग प्राइवेट लिमिटेड. अब इनकी एक गेमिंग एप्लीकेशन है, इनकी एक गेमिंग, थोड़ा गंदा हो गया गेमिंग ऐप, समझ लो, गेमिंग एप्लीकेशन है. तो एक एबीसी गेमिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उनकी एक गेमिंग एप्लीकेशन है. मेरे को वैसी एप्लीकेशन चाहिए. तो मेरे को डेवलपर ने बोला, अरे सर बैठो तो सही, रुको जरा, रुको तो सही, बात सुनो तो सही, बात करो तो सही, बैठ जाओ. मैं बैठ गया. कह रहा सर एबीसी गेमिंग प्राइवेट लिमिटेड को सेम कॉपी कर लेंगे. तो मेरे भाई
केस हो जाएगा। सेम प्रोग्रामिंग यूज कर ली, पेटेंट यूज कर लिया, भाई केस हो जाएगा, बहुत बड़ी कंपनी है। तो मैंने बोला क्या करूं फिर यार, मेरे को वैसे ही चाहिए एप्लीकेशन। कह रहा सर वैसे क्यों चाहिए, उससे बेटर बनाते हैं ना, उससे बेटर बनाएंगे। मैं कहूँ आप बेटर बना सकते हो? कह रहा सर 10 साल हो गए काम करते हुए, 10 साल हो गए काम करते हुए, पूरे एनवायरनमेंट को जानता हूं कि आज के टाइम में गेमिंग एप्लीकेशन में क्या चाहिए, उससे बेटर बना के दूंगा, उससे बढ़िया बना के दूंगा। मैंने कहा ठीक है। अब मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है? मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मेरी मोबाइल गेमिंग की एप्लीकेशन नंबर 1 एकदम खतरनाक बन जाए, पैसा बहा दूंगा। पैसे की टेंशन नहीं है भाई को तेरे, पैसा बहा देगा भाई, लेकिन गेमिंग एप्लीकेशन बढ़िया बननी चाहिए। यानी कि पैसा लगाने के लिए मैं तैयार हूं, गेमिंग एप्लीकेशन अच्छी होनी चाहिए। तो मैंने भाई को बोला कि डेवलपर भाई को कि भाई आपने मेरी एक्सपेक्टेशन समझ ली है, आपने मेरी डिमांड समझ ली है, उन डिमांड के अकॉर्डिंग एक बढ़िया सी एप्लीकेशन बनाकर दो। अब डेवलपर को उस एप्लीकेशन को बनाने के लिए अपने आसपास की एप्लीकेशन को एनालाइज करना पड़ेगा, अपने आसपास की दूसरी गेमिंग ऐप को, गेमिंग वेबसाइट को, चाहे वो इंडिया की है, बाहर की है, चाहे वो मार्स पे कोई गेमिंग एप्लीकेशन है, कोई प्लूटो पे गेमिंग एप्लीकेशन है, कोई जुपिटर पे गेमिंग एप्लीकेशन है। ऐसा है नहीं मेरे बच्चे, बातें भी तो करनी है ना यार, आपसे बातें नहीं करूंगा तो कैसे समझ आएगा? तो उन सब गेमिंग एप्लीकेशन को वो एनालाइज करेगा, फिर एक एप्लीकेशन बहुत सुंदर सी, स्पष्ट सी, साफ सी बन के आएगी, इसमें आप और मैं गेम खेलेंगे। नाम रखेंगे साहिल गेमिंग एप्लीकेशन। इतना गंदा नाम है, कोई खरीदेगा ही नहीं। बढ़िया नाम रखेंगे, पबजी की तरह रखेंगे, सब्जी चब्जी कुछ भी रख देंगे बढ़िया सा, कि भाई लोग उसको खरीदें। जैसे एक एप्लीकेशन आई थी फौजी, याद है आपको? पबजी के बाद एक इंडियन आर्मी पे आई थी एक गेमिंग एप्लीकेशन फौजी, क्या बढ़िया नाम रखा था। नाम से ही भाई लोगों ने डाउनलोड कर ली थी। गेम जितनी मर्जी गंदी होगी वो, लेकिन नाम से काम चल गया। अब ऐसे कार रेसिंग की गेम खेलनी हो तो लिख दो रेस प्लस, ऐसे ऐसे लोग डाउनलोड करेंगे गेम को भाई साहब, नाम से ही काम हो जाएगा सारा का सारा। ये बात क्यों कर रहा हूं आपसे मैं? क्योंकि नाम में शक्ति है मेरे दोस्त, नाम में शक्ति है, नाम में भक्ति है। समझो इस बात को। चलो आगे बढ़ते हैं। सो ये मतलब था मेरा एक्सपेक्टेशन से क्या मतलब है। तो आई एम श्योर कि आपको जो चारों इंपॉर्टेंस है कि इवेंट क्या काम करता है, ट्रेंड का क्या काम करता है, इशू क्या काम करता है, एक्सपेक्टेशन क्या काम करता है, ये सब समझ आ गया होगा कि चारों का अलग अलग मतलब क्या। और आपको एक बात दोबारा समझा दूं कि एनवायरमेंटल स्कैनिंग की इंपॉर्टेंस ये है कि एनवायरमेंट को स्कैन करके, एनवायरमेंट को एनालाइज करके, आई एम टॉकिंग अबाउट बिजनेस एनवायरमेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पेड़ पौधे जीव जंतु। अभी इस भूले के मत रहना कि ये एनवायरमेंट आपका पेड़ पौधे का, ये एनवायरमेंट बिजनेस एनवायरमेंट की बात कर रहा हूं। और बिजनेस एनवायरमेंट को एनालाइज करके या आप इन इवेंट्स, ट्रेंड्स, इश्यूज, एक्सपेक्टेशंस, वीकनेस, स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटीज, इन सब के बारे में जान सकते हो और खुद को बेटा ग्रो कर सकते हो। आगे बढ़े, चलो। नेक्स्ट है आपका कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। यहां लिखा है ना आपका कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो जानते हैं भाई बिजनेस एनवायरनमेंट कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? सो बिजनेस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स को मैं दो चीजों में डिवाइड कर सकता हूं। वन इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, सेकंड इज इंटरनल एनवायरनमेंट। समझो इंटरनल एनवायरनमेंट से मेरा मतलब क्या है। अब मानो कि भाई मेरी एक फैक्ट्री है, इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या क्या आएगा फैक्ट्री के अंदर, यहां लिख के समझने का ट्राई करें मेरे दोस्त। मेरे इंटरनल एनवायरनमेंट में आएगा मेरा, गलत लिख दिया यार, डिलीट करो इसको। क्या मजा आ गया जिंदगी में यार, क्या बढ़िया बढ़िया एप्लीकेशन आ गई हैं। अपना रबड़ चाहे पेन मिटा दो, स्क्रीन पे लिख दो, बच्चे देख रहे हैं। क्या होगा इंटरनल एनवायरनमेंट में? पहला होगा आपका लेबर या वर्कर, और क्या होगा? ओनर, और क्या होगा? मैनेजमेंट, और क्या आएगा मेरे दोस्त इंटरनल एनवायरनमेंट में? स्ट्रेटजी। लेबर, ओनर, मैनेजमेंट, स्ट्रेटजी, ये सब किसके पार्ट है? ये सब पार्ट है इंटरनल एनवायरनमेंट के। एक्सटर्नल में क्या क्या आएगा मेरे दोस्त? सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमर, उसके बाद कंपटीशन,
उसके बाद और बताओ और क्या आ सकता है? कस्टमर आएगा, कंपटीशन आएगा, पॉलिटिकल इश्यूज, और क्या आएगा मेरे दोस्त? टैक्स स्ट्रक्चर, ये सब आएंगे ना। कस्टमर्स, कंपटीशन, पॉलिटिकल इश्यूज, लेबर लॉज, टैक्स स्ट्रक्चर, ये सब क्या है? ये सब मेरा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, मतलब मेरे बिजनेस के। अब दोबारा एक रिवीजन बोलो, रिकैप बोलो, बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट को हम दो चीजों में डिवाइड करते हैं, वन इज एक्सटर्नल एंड सेकंड इज इंटरनल, ठीक है ना। एक्सटर्नल में आएंगे आपके कस्टमर्स, कंपटीशन, पॉलिटिकल इश्यूज, टैक्स स्ट्रक्चर, कि टैक्स सिस्टम क्या है, जीएसटी कितना है। ये आपके बिजनेस का पार्ट नहीं है, आपके बिजनेस के बाहर का पार्ट है। सेकंड, इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या क्या आएगा? इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या क्या आएगा? बहुत तेज बोल गया मैं। आपकी वर्कर जो आपकी फैक्ट्री में काम कर रही है, आपका ओनर, जैसे कि मैं, अगर मैं फैक्ट्री का ओनर हूं तो मैं भी इंटरनल एनवायरनमेंट का एक पार्ट हूं। मैनेजमेंट आएगी। लास्ट आएगा स्ट्रेटेजी। लास्ट नहीं है, बहुत सारे हैं। ऐसे तो मशीनरी भी आ सकती है, रॉ मटेरियल भी आ सकता है, लेकिन स्ट्रेटेजी आएगी। स्ट्रेटेजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इंटरनल एनवायरनमेंट में। वेरी सिंपल थिंग। तो दोस्त, ये सब आपका एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट है। हर बिजनेस का एक एनवायरनमेंट होता है। हर बिजनेस के बाहर के एनवायरनमेंट को बोलते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हर बिजनेस के अंदर के एनवायरनमेंट को बोलते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट। क्यों बात कर रहे हैं इसके बारे में? क्योंकि अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो आपको अपने एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल दोनों एनवायरनमेंट को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप दोनों में से किसी भी एनवायरनमेंट को स्किप करते हो समझने से, तो दोस्त, ना 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 नहीं चल पाएगा काम। अब मानो मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया इस ग्लास को बनाने का। अब जो बच्चे पहले लेक्चर सुन चुके हैं मेरा, उनको पता है कि ये ग्लास क्यों आया। मजा, कभी कभी पानी पी के इतना मजा आता है ना, उतना मजा जूस पीने में, कोल्ड ड्रिंक पीने में भाई कहीं नहीं आता। बाकी पीने वाली बात मैं नहीं करूंगा। मैं जय माता की, जय राम राम, मैं नहीं पीता ये सब गंदी चीजें, ठीक है। तुम्हें गंदी नहीं, जो पीता उसकी मर्जी है यार। तो कभी कभी पानी पीने का इतना मजा आता है ना, तो एक और एडवाइस ले लो मुझसे कि बेटा दिन में 2 से 2.5 लीटर पानी रोज पिया करो। 3 पी लोगे तो वेल एंड गुड है, लेकिन ये नहीं कि कोई आपको बोल रहा है 10 लीटर पानी पी लोगे, ऐसा नहीं। हर चीज लिमिट में पियो। पानी पीना तो लिमिट में पियो, 10 लीटर, 5-10 लीटर नहीं पीना, 2 से 3 लीटर पानी पियो। आपको काफी रिफ्रेश्ड, काफी स्ट्रेंथफुल, चेहरे पे एकदम गुलाबीपन, लाली, कि सब लड़कियां आपको ही देख रही हैं, सब लड़के आपको ही देख रहे हैं। जेंडर चेंज कर लिया करो जब ऐसे बात करता हूं। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या आएगा, इंटरनल में क्या आएगा? लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ माय ग्लास फैक्ट्री। ग्लास की फैक्ट्री खोलने की बात हुई। बैठे हम, मैं, मेरे पापा और मेरे बड़े भैया। मैंने कहा पापा ग्लास की फैक्ट्री खोलनी है। पापा ने बोला बेटा खोलो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे की तो कमी है ही नहीं, जो चल रही है 5 उन्हें खरीद लेते हैं। मैंने कहा नहीं अपनी खोलेंगे। उन्होंने बोला खोलो। पापा का क्वेश्चन आया। अब पापा बन के सामने आए। पापा ने बोला कि बेटा ये बताओ कि आपके अलावा इस इंडस्ट्री में कौन कौन से लोग ऑलरेडी हैं। मैंने कहा पापा 5 कंपनीज है जो अच्छा कर रही हैं। एक रोहित की है, एक राहुल की है, एक श्याम की है, राम की है और एक आकाश की है। ये 5 लोग ओनर है, इनको मैं जानता भी हूं। तो जानता हूं तो मुझे इनके अंदर की लूपहोल से पता है कि इनका कस्टमर कौन कौन है, कंपटीशन कितना है। पापा ने बोला चलो बढ़िया। पापा पूछेंगे कि भाई जो तू बनाना चाहता है उसमें जीएसटी कितना लगता है, तुझे पता है? टैक्स स्ट्रक्चर पता है? मैं कहूंगा हाँ मुझे सब पता है। पापा का क्या हो, पापा का ना कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ मेरे बेटे को पता है। पापा का कॉन्फिडेंस बिल्ड होना स्टार्ट हुआ कि बेटे को अब पता है कि हाँ यार, कि जो ये करना चाह रहा है इसको आइडिया है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पापा ने पूछा कि अच्छा एक बात बता, कहाँ लगाएगा फैक्ट्री? मैंने कहा पापा थोड़ा सा एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर एक जगह भी देख ली है और बस बात हो गई है, बस अब जगह खरीदनी है। पापा ने चलो बढ़िया, और जो लोग वहां काम करेंगे। मैंने कहा पापा वो बात लोग ढूंढ लिए हैं, 10 लोग मिल गए हैं, 5 लोग और चाहिए, वो भी धीरे धीरे आ जाएंगे। पापा ने कहा चलो ये भी सही है। स्ट्रैटेजी क्या बनाई है? स्ट्रैटेजी आपको समझा दी कि भाई ग्लास बनाएंगे, बाकी लोग जो डिजाइन नहीं बना रहे हैं वो डिजाइन बनाएंगे, पैकेजिंग अच्छी करेंगे, सुंदर ग्लास बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे, एक नॉर्मल प्राइस से बेचेंगे, जो बहुत कम भी नहीं होगा बहुत ज्यादा भी नहीं होगा, अफोर्डेबल प्राइस होगा। पापा ने बोला ठीक है भाई,
तो अब क्या हुआ, आप लोगों को समझ आया कि इसकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इसका इंटरनल एनवायरनमेंट दोनों स्ट्रॉन्ग है। तो भाई का बिजनेस खुलवा दो। तो पापा ने मुझे बिजनेस खुलवा दिया। अब बिजनेस खोलने पे क्या होगा क्या नहीं होगा ये देखेंगे हम 1 साल बाद, ठीक है। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, कि आपका कंपटीशन कितना है, आपके आसपास कस्टमर कैसे आपने रिटेन करने हैं, कस्टमर कैसे आपके पास लेने आएंगे, कस्टमर क्यों लेने आएंगे, टैक्स का स्ट्रक्चर क्या है, पॉलिटिकल इशू क्या क्या है। इंटरनल में हम बात करेंगे लेबर की, वर्कर्स की, कि लेबर और वर्कर कैसे आएंगे, क्या सैलरी देनी है, कैसे किसको क्या रोल देना है, क्या रोल नहीं देना है। दिस इज द इंटरनल एनवायरनमेंट। ओनर मैं खुद हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैनेजमेंट कैसे चलेगी, कौन लोग डिसीजन मेकिंग में आएंगे, किस पोजीशन के लोग को मैनेजमेंट में लिया जाएगा, डिसीजन मेकिंग में लिया जाए, क्या मैं अकेले सारे डिसीजंस लूंगा या किसी एक कुछ लेबर से, जिन लोगों को हम रख रहे हैं वर्कर को मार्केट में, जो लोग मार्केट में ऑलरेडी काम कर चुके हैं पहले, उनको भी हायर करेंगे, उनसे भी कुछ सीखेंगे, स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, ये सब क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है, पॉइंट एकदम क्लियर। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक स्टेप पीछे जाएंगे और हम पहले हमारे इस पेज पे जितनी भी ये पेन लिखा है उसको हम क्लियर करेंगे। तो हमने क्या बात करी, हमने बात करी कि भाई दो होते हैं, एक होता है इंटरनल एनवायरनमेंट, एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसके बाद समझेंगे। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन इज माइक्रो एनवायरनमेंट, सेकंड इज, यार ये मैक्रो। गलती होगी भाई, गलती होगी, माफ कर दो, माफ कर दो, बड़ा भाई हूं आपका, माफ कर दो। बड़े भाई को सब माफ है, छोटे भाई को तो प्यार है। आप तो जो मर्जी गलती कर दो, एक गलती के अलावा जो मर्जी गलती कर दो सब माफ है। एक गलती कौन सी है, कि आप पढ़ाई नहीं करोगे, ये माफ नहीं होगा। उसके अलावा जो मर्जी कर लो, घूमाओ फिराओ, खा पियाओ, किसी से लड़ाओ, सब माफ है। लेकिन पढ़ाई करनी है भाई, पढ़ाई से कोई मजाक नहीं है। लाइफ बनानी है, सीए क्लियर करनी है। इतनी मेहनत कर रहा है तुम्हारा भाई, बाकी टीचर इतनी मेहनत कर रहे हैं, सबका नाम रोशन करना। तो दिस इज दी मैक्रो एनवायरनमेंट एंड माइक्रो एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को वी कैन डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, वन इज माइक्रो एंड सेकंड इज मैक्रो। लेट्स टॉक अबाउट। अब इससे पहले बात आगे समझे। देखो माइक्रो मैक्रो के बाद हम आगे करेंगे, छोड़ नहीं रहा हूं। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा कोल्ड है मुझे बार बार, इसलिए थोड़ा सा करना पड़ रहा है, समझ जाना चीज को। तो देखो ये बात कर रहा है आपसे यहां पर बिजनेस एनवायरमेंट। ये आपका है, ये आपका है बिजनेस, योर मैनेजमेंट, योर ऑपरेशंस, योर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, योर मार्केटिंग स्ट्रेटजी, स्टेज स्ट्रेटजी, योर फाइनेंस। ये सब आपके क्या है, जो ये अंदर वाला बॉक्स है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। ये जो अंदर वाला आपका राउंड है, दिस इज योर इंटरनल एनवायरमेंट। इंटरनल में आएगा सब कुछ, ये मैनेजमेंट मान लो, ऑपरेशन मान लो, रिसर्च डेवलपमेंट मान लो, फाइनेंस मान लो, मार्केटिंग मान लो, ये सब आपका इंटरनल में आएगा। बिजनेस इंटरनल के बाहर क्या होता है, लीगल एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, ग्लोबल एनवायरमेंट, इकोनॉमिक एनवायरमेंट, ग्लोब कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट, सोशल एनवायरमेंट। ये सब क्या है, ये जो बाहर आपका जो सर्कल है वो इंटरनल एनवायरमेंट है। ये जो आपका बाहर एक जो बक्सा है जिसमें लीगल, इकोनॉमिक, कॉम्पिटिटिव, टेक्नोलॉजिकल, ग्लोबल, सोशल लिखा है, ये सब क्या है, दिस इज दी एक्सटर्नल एनवायरमेंट। ये आपका एक्सटर्नल एनवायरमेंट है। दिस इज योर एक्सटर्नल एनवायरमेंट, दिस इज योर एक्सटर्नल एनवायरमेंट। एक्स सुनते ही दुख दर्द में नहीं आना, एक्सटर्नल फटाफट बोल दो, एक्स पे नहीं रुकना, एक्सटर्नल नहीं बोलना। क्योंकि एक्स का नाम सुनते ना कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, दिल थम सा जाता है, सांसें रुक सी जाती हैं। नहीं नहीं नहीं, पढ़ाई पे ध्यान देना, इन सब बातों पे नहीं देना। क्योंकि जो इसके चक्कर में आप रो रहे हो वो कहीं बैठ के पढ़ रही है या पढ़ रहा है। ठीक है दोस्त, तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। आगे बढ़े, चलो फिर हम समझ रहे हैं। अब हम बात करें, देखो एक बहुत सिंपल बात अगर समझा देता हूं, कि मैं आपसे जो बातें करता हूं, मैं आपको जो समझाता हूं उससे आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएंगे, लेकिन बुकिश लैंग्वेज पढ़ना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द इंटरनल एनवायरनमेंट बुकिश लैंग्वेज में। डेफिनेशन क्या है, एन इंटरनल एनवायरनमेंट इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट डिफाइन द एटमॉस्फेयर विद इन द कंपनी स्ट्रक्चर। इट डिस्क्राइब्स द वे activities and relationships
आर कैरिड आउट इनसाइड द बिजनेस नॉर्मली विद इन द कोवर्कर्स, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट इनसाइड, वी आर टॉकिंग अबाउट इनसाइड द business, and we are talking about inside the business, it means it is the internal environment. इंटरनल एनवायरमेंट का मतलब है कि हम बिजनेस के अंदर की बात कर रहे हैं। बिजनेस के अंदर क्या क्या आ सकता है मेरे दोस्त, हम समझ चुके हैं बातें ये वाली पहले, तो दोबारा ज्यादा गहरे में नहीं जाएंगे। क्या क्या आएगा, एम्प्लॉयज आ सकते हैं, मैनेजर आ सकता है, उसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट आएगी, फाइनेंशियल रिस्क एनालिसिस आएगा, ऑपरेशन आएगा, आपका ओनर आएगा, जो फैक्ट्री का ओनर है, ओनर भी एक बिजनेस का इंटरनल पार्ट है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो दोबारा मैं आपको नहीं समझाऊंगा। क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर कि इनमें से चारों में से इंटरनल एनवायरनमेंट का पार्ट कौन सा है, गलत मत करके आना। चलो नेक्स्ट समझते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। चलो दोबारा इस भाई को देखते हैं क्या भाई का कहता है। The external environment of a business are the external factor in the environment that affects the business. The factors that happen outside the business are known as external factor and influences. यानी कि वो था आपका inside the business, ये है आपका outside the business. इंटरनल एनवायरमेंट इनसाइड द बिजनेस, एक्सटर्नल एनवायरमेंट आउटसाइड द बिजनेस। ठीक है दोस्त, एक्सटर्नल एनवायरमेंट एक्सटर्नल फैक्टर के बारे में बात करता है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस के बारे में बात करता है, और उन फैक्टर की वजह से, उन इन्फ्लुएंसेस की वजह से हमारी स्ट्रेटेजी में चेंजेस भी आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में चेंजेस भी आ सकते हैं, बिजनेस की स्ट्रेटेजी में, बिजनेस के कंसर्न में, बिजनेस के गोल में चेंजेस भी आते हैं। तो इसीलिए इंटरनल एनवायरमेंट को समझना, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को समझना, दोनों समझना बहुत जरूरी है। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, एंड वी कैन डिवाइड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इनटू टू पार्ट, वन इज माइक्रो एंड सेकंड इज मैक्रो। आगे बात करेंगे हम स्वोट एनालिसिस की। स्वोट एनालिसिस क्या होता है, देखो इसके अंदर बार बार मैं आपको मैक्रो 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 बोल रहा हूं। हम माइक्रो मैक्रो एनवायरनमेंट की आज बेसिक बात करेंगे, लेकिन इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में डिटेल में जाऊंगा तो लेक्चर 2 घंटे का हो जाएगा। 2 घंटे का लेक्चर मेरा करने की कोई इच्छा नहीं है। मैं चाहता हूं कि बच्चा 1 घंटा 10 मिनट का लेक्चर देखे, लेकिन वो एक बार में पूरा देख ले और उसको समझ आ जाए कि इतना पार्ट तो मुझे आ गया, इस पार्ट में से अगर एक क्वेश्चन आएगा तो मैं उसे क्लियर करके आऊंगा। और अगर यार 6 चैप्टर है, अगर बेटा 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर को अगर मैं 3-3 पार्ट में डिवाइड करूं तो टोटल बनते हैं 18 चैप्टर्स, यानी कि 18 वीडियोस। अगर 40 नंबर पाने के लिए 18 घंटे पढ़ लोगे तो बेटा कुछ भी नहीं जाएगा। तो पढ़ लो मेरे भाई, पढ़ लोगे तो लाइफ में कहीं पहुंच जाओगे, हमारी मेहनत काम हो जाएगी। चलो नेक्स्ट टॉपिक है स्वोट एनालिसिस। इसके भी डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत ही सिंपल पॉइंट है। क्वेश्चन सिर्फ यही आएगा कि स्वोट में एस क्या स्टैंड करता है, डब्ल्यू क्या स्टैंड करता है, ओ क्या स्टैंड करता है, टी क्या स्टैंड करता है। इससे ज्यादा आएगा तो भी मैं पढ़ा लूंगा आपको, टेंशन मत लो। देखो हमने 4 बात करी है। हमने बात करी है स्ट्रेंथ की, हमने बात करी है किसकी, स्ट्रेंथ की, हमने बात करी है किसकी, वीकनेस की, हमने बात करी है किसकी, अपॉर्चुनिटी की, हमने बात करी है किसकी भाई, हमने बात करी है थ्रेट की, हमने बात करी है थ्रेट की। अगर मैं इन चारों को मिला दूं क्या बनेगा, बनकर आएगा हमारा स्वॉट। क्या बन के आएगा, स्वॉट। स्वॉट एनालिसिस, कि जब हम किसी बिजनेस की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट की बात करते हैं तो हम स्वॉट एनालिसिस करते हैं। अब जैसे कि इसके एग्जांपल है बहुत सारे हैं। अब मैं आप बोलूं कि आप मेरे पास आओ, मैं बोलूं, आप मुझे बोलो कि सर मैं सीए फाउंडेशन में चार्टेड अकाउंटेंट बनना चाहता हूं। एक 12th का मेरा स्टूडेंट मेरे पास आए, बहुत सारे बच्चे जो 12th के बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, मैं बच्चों को इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, बिजनेस स्टडी पढ़ाता हूं, और कुछ बच्चों को तो मैं ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट पढ़ाता हूं क्योंकि मेरे फेवरेट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब मैं पढ़ा लेता हूं। यूपीएससी बैकग्राउंड है ना, यूपीएससी सब कुछ पढ़ना पड़ता है हमें, तो यूपीएससी का जो बच्चा यूपीएससी का जो टीचर बन के आता है वो किसी को कुछ ही पढ़ा सकता है। इकोनॉमिक्स मेरा बचपन से फेवरेट है, मैंने अपने स्कूल में टॉप भी किया था, मेरे 98 मार्क्स आए थे 12th में। मैं ये हर जगह लोगों को बताता हूँ कि मेरे 98 मार्क्स आए थे, मेरे स्कूल में टॉपर था मैं। अकाउंट में मेरे अराउंड 92 93 आए थे। मैथमेटिक्स अच्छा नहीं रहा मेरा शुरू से, मैथमेटिक्स से मेरे मार्क्स सिर्फ 60 65 आते थे। इकोनॉमिक्स पसंद था मुझे बहुत, आज ही बहुत पसंद है। बिजनेस स्टडीज बहुत पसंद था, बिजनेस स्टडीज भी ठीक ठीक पसंद था, लेकिन हाँ अच्छा लगता था मुझे। अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स
दोनों मेरे फेवरेट थे, लेकिन आज प्रेजेंट अगर बात करूं तो मैं इकोनॉमिक्स में पढ़ाता हूं, इकोनॉमिक्स मेरा फेवरेट है। ठीक है जी, चलो। तो अगर मैं, मेरे पास एक 12th का बच्चा है, मुझसे पूछे कि सर मुझे चार्टेड अकाउंटेंट बनना है, मैं कहूंगा बैठ जा, आज हम तेरा करेंगे स्वोट एनालिसिस। तो पहले मैं उससे पूछूंगा बेटा तेरी स्ट्रेंथ क्या है, कहेगा सर मुझे अकाउंट्स बहुत पसंद है। सही है। मैं कहूंगा तेरी वीकनेस क्या है, सर आप बहुत देर तक बैठ के पढ़ नहीं सकता। मैंने स्ट्रेंथ और वीकनेस समझ ली। अब स्ट्रेंथ से मैं वीकनेस को एंड करने का ट्राई करूंगा। मैंने कहा देख भाई, उसको समझा दूंगा कि देख तुझे अकाउंट्स पसंद है ना, तू अकाउंट्स पढ़, 3 घंटे पढ़, 4 घंटे बैठ के अकाउंट पढ़ता रहा। जब उसको 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे बैठ के पढ़ने का एक आदत पड़ जाएगी ना, तो वो बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ लेगा। तो स्ट्रेंथ को समझा, वीकनेस को एंड कर दिया। अब एक बात समझ आई कि भाई की अगर स्ट्रेंथ अच्छी है, भाई की स्ट्रेंथ अगर अकाउंट है, तो मतलब इसको, इसकी बेसिक मैथमेटिक्स अच्छी होगी। जिन लोगों को अकाउंट समझ आती है उनको इकोनॉमिक्स भी कहीं ना कहीं समझ आ जाती है। मैंने बहुत बार देखा है कि जिन बच्चों को अकाउंट समझ आ रही है वो इकोनॉमिक्स भी समझ लेते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स तो आपको एक थ्योरेटिकल पार्ट है। इकोनॉमिक्स आप थोड़ा दिमाग लगा के टीचर से पूछ के सीख के समझ सकते हो। अकाउंट्स में एक मैथमेटिक्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो स्ट्रेंथ भाई की थी मैथमेटिक्स, मान लो मैं अकाउंट की नॉलेज जिसको अच्छी है, मैं सोचता हूँ मैथमेटिक्स अच्छी है इसकी, ये अच्छे से जोड़ा गुड़ा भाग कर लेता है, लॉजिक समझ जाता है। और जो इंसान लॉजिक समझ लेगा, मतलब वो LAW, लॉ, कानून, इसको भी पढ़ लेगा। तो यहां मुझे समझ आया कि भाई की जो स्ट्रेंथ है ना, वो अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। सिर्फ एक ही थ्रेट है, दैट इज टाइम मैनेजमेंट, उसको सोल्व किया जा सकता है। तो यहां पे जब पूरे बच्चे का स्वोट एनालिसिस किया गया, तो मैंने ये पाया कि बेटा हाँ, आप चार्टेड अकाउंटेंट बन सकते हो। अगर मुझे आते ही बोल देता ना कि सर मुझे मैथमेटिक्स और अकाउंट पसंद नहीं है, मैं कहता छोड़ दे, मत कर, BCom कर ले, BBA कर ले, मत कर, चार्टेड अकाउंटेंसी मत कर। अभी तो CA फाउंडेशन है, आगे जाके तो अकाउंटेंसी डिफिकल्ट हो जाती है, मैथमेटिक्स डिफिकल्ट हो जाता है। देखो अकाउंटेंसी मैथमेटिक्स काम आती है ना यार, लॉजिक काम आते हैं ना यार। तो जिसके वो क्लियर नहीं है, जिसको बेसिक मतलब एक इंटरेस्ट ही नहीं है, वो नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है। तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, ये बेसिक बात हमने आज समझ ली कि स्वोट एनालिसिस का मतलब क्या है। तो अब हम अपना जो लिखा हुआ है इसे क्लियर करेंगे। देखो आप चाहो तो आप जो भी लिखा हुआ था उसको ना एक नोट्स की तरह लिख भी सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है अपनी। स्वोट एनालिसिस में 4 चीजें आती हैं। 1 इज स्ट्रेंथ, सेकंड इज वीकनेस, थर्ड इज अपॉर्चुनिटीज, फोर्थ इज थ्रेट। इनको अगर मैं बात करूं इंटरनल के बारे, इंटरनल में डिवाइड करूं और एक्सटर्नल में डिवाइड करूं। इंटरनल क्या होता है आपकी, इंटरनल आपकी स्ट्रेंथ भी हो सकती है और इंटरनल आपकी वीकनेस भी हो सकती है। एक्सटर्नल में आपको अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं और आपको थ्रेट्स दिखता है। यहां पर आप किसी बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो किसी बिजनेस की जो स्ट्रेंथ है और जो वीकनेस है वो इंटरनल ही होगी ना। अब मानो कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करता हूं, मुझे उस बिजनेस को करते करते 20 साल हो गए, मेरी स्ट्रेंथ है। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी वीकनेस हो गई। ये दोनों इंटरनल पार्ट है। अपॉर्चुनिटी क्या है यहां पर, एक्सटर्नल पार्ट है। अपॉर्चुनिटी क्या है कि लोन मिल जाएगा, मेरा एक्सपीरियंस देख के मुझे लोन दे देंगे तो मैं लोन ले लूंगा। अब थ्रेट क्या है, अगर लोन लिया काम नहीं चला पाया तो उनका लोन कैसे चुकाऊंगा। तो स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल पार्ट है, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स एक्सटर्नल पार्ट है। स्ट्रेंथ को समझ के आप वीकनेस को डिमिनिश कर सकते हो, वीकनेस को एंड कर सकते हो। अपॉर्चुनिटीज को समझ के आप थ्रेट्स को एंड कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो। स्वोट एनालिसिस का बेसिक आइडिया यही है कि स्ट्रेंथ को समझना जो कि हेल्पफुल होती है, वीकनेस को मिनिमाइज करना, अपॉर्चुनिटीज देखना कहां पे क्या अपॉर्चुनिटी है, कौन से बिजनेस को स्टार्ट करके बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है, और अपॉर्चुनिटीज को देखते देखते जो सामने थ्रेट्स हैं अपनी स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करके थ्रेट्स को मिनिमाइज कर देना। दिस इज ऑल अबाउट द स्वोट एनालिसिस। याद रखना इस बात को, ठीक है जी। चलो आगे हम बात करेंगे माइक्रो एनवायरमेंट की और मैक्रो एनवायरमेंट की। माइक्रो और मैक्रो एनवायरमेंट में बहुत बेसिक पढ़ेंगे, इसके डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो माइक्रो एनवायरमेंट में क्या क्या आता है भाई, माइक्रो में आपका आता है, आपका कस्टमर आएगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन आएगी, आपकी मार्केट आएगी, इंटरमीडियरीज आएगी, कॉम्पिटिटर आएंगे, सप्लायर आएगा। अब आपने ना इकोनॉमिक्स में 2 चीजें पढ़ी थी, हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलो आपको दोबारा बताता हूं, ये देखो माइक्रो
और यहां देखो मैक्रो। अगर मैं माइक्रो में से एम काटू, मैक्रो में से एम कटेगा, सी काटू सी कटेगा, आर काटू आर कटेगा, ओ काटू ओ कटेगा। या माइक्रो से बचेगा आई, माइक्रो से बचेगा आई, क्या बचेगा माइक्रो से? आई। मैक्रो से बचेगा ए, ए गाना आता ना, ए क्या बोलती तू। तो ऐसे माइक्रो से बचा आई, मैक्रो से बचा ए। आई का मतलब है इंडिविजुअल, ए का मतलब है एग्रीगेट, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट, एग्जांपल लेते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दी, यहां पर इन्फ्लेशन इन इंडिया, in here we are talking about the finances of ABC Limited. So here in the individual part we are talking about the finances of ABC Limited. So we are talking about the individual unit, individual factory जो माइक्रो के अंदर आएगा। आई एम श्योर कि आप लोगों को डिफरेंस पता होंगे, लेकिन एक ब्रशअप करने के लिए आपको समझाता हूं कभी कभी। मैक्रो क्या? एग्रीगेट। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बिगर थिंग्स लाइक inflation, like unemployment in India, like the aggregate demand, agricultural supply, money and banking, the money supply in the market. When we are talking about the export and import, when we are talking about the balance of payment, we are talking about the macroeconomics. When we are talking about the normal demand of a customer, the supply from the supplier side, हम बात कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो सेम बिजनेस के अंदर भी माइक्रो और मैक्रो होता है, बिजनेस के अंदर भी माइक्रो और मैक्रो होता है। एक बार इसको डिलीट करते हैं पूरे को, जितनी इंक लिखी गई है यहां पर। तो बिजनेस के अंदर भी माइक्रो और मैक्रो देखने को मिलता है। माइक्रो का मतलब बिजनेस में, जब मैं अपने बिजनेस के आसपास की चीजों की बात कर रहा हूं, जो मेरे बिजनेस को छोटे लेवल पर इफेक्ट है, जैसे कि मेरे कस्टमर, जैसे कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मार्केट, जैसे कि इंटरमीडिएट, जैसे कि कॉम्पिटिटर, जैसे कि सप्लायर्स। अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो एनवायरमेंट को कंपेयर करोगे ना मेरे भाई, तो आपको लगेगा हाँ ये माइक्रो फैक्टर्स हैं जो माइक्रो लेवल पे चीजों को, बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। फिर आएगा मैक्रो। मैक्रो के बारे में भी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में। पहले पढ़ते हैं माइक्रो एनवायरमेंट में क्या क्या आएगा। कस्टमर। कस्टमर क्या होता है भाई? कस्टमर वो होता है जो हमारा प्रोडक्ट खरीदता है। सिंपल, मैं किसी दुकान पे गया तो मैं उसका कस्टमर हूं, मैं उसके लिए माइक्रो एक फैक्टर हूं माइक्रो एनवायरमेंट का। सेकंड, ऑर्गेनाइजेशन, ओनर, वर्कर, मैनेजर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। तो माइक्रो एनवायरमेंट एक्सटर्नल एनवायरमेंट तो हुआ, लेकिन मतलब माइक्रो एनवायरमेंट एक एक्सटर्नल एनवायरमेंट का पार्ट तो है, लेकिन वो एक छोटे लेवल पे बिजनेस को इफेक्ट करेगा। ठीक है ना दोस्त? तो मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन वो है जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां का ओनर, वहां के वर्कर, वहां के मैनेजर, वो सब इफेक्ट कर रहे हैं ना, कि वहां के जो वर्कर है कितने एफिशिएंट है, वहां का जो मैनेजर है कितना एक्सपीरियंस्ड है, वहां का ओनर क्या स्ट्रेटेजी बना रहा है, तो वही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती है। बेसिक बात करूं तो सामने वाले ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी समझना, वो माइक्रो एनवायरमेंट है। थर्ड, मार्केट। मार्केट क्या है भाई? मार्केट है मेरे दोस्त जहां पर सेलर और बायर इंटरैक्ट करते हैं, दैट इज मार्केट। मार्केट क्यों है एक माइक्रो एनवायरमेंट में, क्यों आएगा, क्यों इन्फ्लुएंस करता है? क्योंकि माइक्रो, देखो किसी बिजनेस के लिए मार्केट प्लेज अ वेरी मेजर पार्ट। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप उस मार्केट को नहीं समझोगे, एनालाइज नहीं करोगे ना दोस्त, तो आपको ये नहीं पता लगेगा कि आपका प्रोडक्ट कैसे बिक रहा है, कितने का बिक रहा है, और आपके अलावा कौन कौन से प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहे हैं, मार्केट में कितना कंपटीशन है। थर्ड, इंटरमीडिएरीज। इंटरमीडिएरीज कौन है? इंटरमीडिएरीज आर द ब्रिज बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द कस्टमर। मानो कि मेरी फैक्ट्री है, अब फैक्ट्री में कस्टमर डायरेक्टली नहीं आया, कस्टमर जाएगा मार्केट में, मैं अपना माल सप्लाई करूंगा कहां पर? मार्केट में। तो मार्केट के अंदर एक सप्लायर, एक सेलर और बायर मिलेगा। और इंटरमीडिएट कौन होंगे? जो मार्केट के अंदर बैठे हैं एज अ सप्लायर। वो सप्लायर मुझसे सामान लेकर जाएगा और मेरे और कस्टमर के बीच में एक ब्रिज क्रिएट करेगा कि मेरा सामान कस्टमर तक उसके थ्रू पहुंच पाए, जिससे कि मैं प्रॉफिट कमाऊं, वो सेलर प्रॉफिट कमाए, और जो कस्टमर की नीड है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, वो भी फुलफिल हो जाए। दिस इज द इंटरमीडिएट। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटर्स, कि और कौन कौन सी एंटिटीज हैं सेम बिजनेस में। जैसे कि इंडिया की अगर मैं टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस की बात करूं, तो अगर रिलायंस एनालाइज करे अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में, तो कौन कौन सा होगा? एयरटेल,
आइडिया, वोडाफोन, बीएसएनएल, एमटीएनएल, ये सब कॉम्पिटिटर्स हैं, क्योंकि ये सब सेम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कोई बेटर प्रोवाइड करता है, कोई खराब प्रोवाइड करता है। अगर मैं बात करूं आपसे मोबाइल्स की, मोबाइल के अंदर अगर सैमसंग एनालाइज करे कौन कौन से उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, तो कौन कौन निकल के आएगा? ओप्पो, वीवो, वन प्लस, लावा भी है कि मुझे पता नहीं है, माइक्रोमैक्स भी था शायद पहले, एप्पल जो आईफोन आता है, ये सब उसके एक कॉम्पिटिटर निकल कर आएंगे। लैपटॉप्स की बात करूं तो लैपटॉप की एक मार्केट है डेल, लैपटॉप की एक कंपनी है डेल। डेल अगर एनालाइज करे अपने कॉम्पिटिटर्स को, कौन कौन निकल कर आएगा? एचपी निकल कर आएगा, लिनोवो निकल कर आएगा, और एप्पल के भी लैपटॉप आते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के लैपटॉप भी आते हैं, और अब तो मेरे ख्याल से बहुत सैमसंग का लैपटॉप भी आता है, बहुत सारी कंपनी के लैपटॉप आते हैं। ये सब क्या? ये सब कॉम्पिटिटर्स हैं। सप्लायर्स, देखो इंटरमीडिएरीज ना और सप्लायर्स कोई अलग नहीं है। अब सप्लायर मैंने लिखे कि अदर एंटिटीज इन द सेम बिजनेस, देखो ये गलत है, ये गलत हो गया यहां पर ना, ये गलत है, इसे काट दो, ये काट दो। सप्लायर्स कुछ नहीं होता, सप्लायर छोड़ दो। सप्लायर को आप इंटरमीडिएट से कंपेयर कर सकते हो कि वो लोग हैं जो एक मैन्युफैक्चरर से सामान लेते हैं और कस्टमर को जाके बेचते हैं, या फिर ऐसा भी होता है कि उन्होंने मैन्युफैक्चरर को सामान लिया और मार्केट में जाके दुकानदार को बेच दिया, वो दुकानदार कस्टमर को देगा। मतलब मैन्युफैक्चरर के बीच में, कस्टमर के बीच में दो इंटरमीडिएरीज हैं, एक सप्लायर है और एक सेलर है। यानी कि प्रोड्यूसर मैं हुआ, एक सप्लायर हुआ, और फिर एक सेलर हुआ, फिर कस्टमर हुआ। तो यहां पर ये एक चेन बन गई, तो दिस इज, ये भी एक ब्रिज की तरह बन गया। तो ये पार्ट है माइक्रो एनवायरमेंट के। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैक्रो एनवायरमेंट। मैक्रो एनवायरमेंट में हम बड़ी बड़ी चीजें पढ़ते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूं हमारा इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम, इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम, इंडिया का सोशल सिस्टम, इंडिया में टेक्नोलॉजी कौन कौन सी चल रही है, क्या इंडिया लेबर इंटेंसिव कंट्री है या फिर इंडिया टेक्निकल एडवांसिव कंट्री है, या तो लेबर इंटेंसिव होगी या कैपिटल इंटेंसिव होगी। ग्लोबली इकोनॉमी कैसे चल रही है, ग्लोबल में क्या क्या हो रहा है, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो मैं बहुत बड़े लेवल पे एनालाइज करता हूं। और छोटे छोटे बिजनेसमैन जिनकी एक फैक्ट्री है, साल का टर्नओवर 1 या 2 करोड़ रुपए है, वो तो इन बातों को एनालाइज करते ही नहीं, क्योंकि उनको एनालाइज करने की जरूरत ही नहीं। ये एनालाइज करते हैं बड़ी बड़ी कंपनी, जैसे कि रिलायंस, टाटा, अडानी, अंबानी, और जो बड़ी बड़ी कंपनी हो, जैसे कि इंडिगो बड़ी एक ट्रैवल कंपनी है, एक एविएशन कंपनी है, सॉरी मैं ट्रैवल बोल गया, एविएशन कंपनी है। और आपको विस्तारा बोल लो, आप एयर एशिया बोल लो, गो एयर बोल लो, ये सब अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनी है जो माइक्रो एनवायरमेंट को एक्चुअली में एनालाइज करती है। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब आपका होता है पॉपुलेशन साइज, कि जिस कंट्री के अंदर आपने प्रोडक्ट को बेचना चाह रहे हो, मानो कि यूएस की एक कंपनी है और चाहती है कि मैं इंडिया के अंदर आके प्रोडक्ट को बेचूं, तो उनको एक बात बहुत क्लियर है इंडिया में आने से पहले, कि इंडिया में जनता बहुत है, इंडिया में कस्टमर बेस बहुत मिल जाएगा उनको। तो वो डेमोग्राफिक मतलब पॉपुलेशन साइज बहुत ज्यादा, तो वो इंडिया में आएंगे और आगे सामान बेचेंगे। फिर पॉलिटिकल, फिर वो देखेंगे भाई गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या है, गवर्नमेंट लॉज क्या है, गवर्नमेंट टैक्स सिस्टम क्या है, क्या उनके प्रोडक्ट को गवर्नमेंट की पॉलिसीज, लॉज, टैक्स सिस्टम पॉजिटिव इफेक्ट करते हैं कि नेगेटिव इफेक्ट करते हैं। पॉजिटिवली इफेक्ट करेंगे तो जरूर आके इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, इंडिया में फैक्ट्रीज लगाएंगे, इंडिया में आके लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे। लेकिन नहीं करते तो वो नहीं आएंगे, किसी और कंट्री में जाकर ढूंढेंगे। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक, कि भाई यहां पर लोन इजीली मिलता है कि नहीं मिलता, बैंकिंग रेगुलेशंस क्या है, बैंकिंग लॉज क्या है, इंटरेस्ट रेट कितना है। तो ये सब चीजें होती हैं इकोनॉमिक आपसे रिलेटेड हो गई, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोशल की, कि ट्रेडिशन और इंडिया में कल्चर क्या है। अब इंडिया के अंदर अगर देखो बहुत चीजें है ना, कि अगर आप एक, जहां पर बहुत सारे, मैं थोड़ा ना एक कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं देना चाह रहा, मैं सिंपल लेके जाना चाह रहा हूं कि सोशली बात करते हैं। चलो बहुत एग्जांपल लेते हैं। मानो इंडिया का एक स्टेट है, इंडिया का स्टेट है ए, इंडिया का स्टेट है, इंडिया का स्टेट है ए, एग्जांपल लेते हैं, और वहां पर होली का त्योहार नहीं मनाया जाता। वहां पर जो हमारा फेस्टिवल है, जहां पर रंग लगाते हैं लोगों एक दूसरे को हम, वो फेस्टिवल नहीं मनाया जाता। और अगर मैं आपसे बहुत प्रैक्टिकल बात करूं तो नॉर्थ इंडिया के अंदर होली फेस्टिवल बहुत बड़े लेवल पे मनाया जाता है एज कंपेयर टू साउथ इंडिया। तो अगर मुझे एक वो रंग की फैक्ट्री लगानी है और मैं अपने रंग की फैक्ट्री साउथ इंडिया में लगा दूं, जहां पर वो होली खेलने का ट्रेडिशन कल्चर ही नहीं है, तो मेरी फैक्ट्री नहीं चलेगी। मतलब मुझे फैक्ट्री से सामान बना के नॉर्थ इंडिया भेजना पड़ेगा, तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतना आएगा कि मैं कॉम्पिटिटर्स को मैच नहीं कर पाऊंगा। तो यहां पर ट्रेडिशन और कल्चर को भी समझना बहुत जरूरी है किसी फैक्ट्री को स्टार्ट करने से पहले। अब इंडिया के अंदर एक सोशल, एक कल्चर ट्रेडिशन बन रहा है कि लोगों को हेल्थ मैटर करने स्टार्ट हो गई है। तो अगर कोई कंपनी आज के टाइम में ऑर्गेनिक फूड बनाना स्टार्ट करे, 5 साल बाद आप देख लेना, मेरा नाम लिख लो, साथ में नीचे लिख लो कि साहिल सर ने कहा था कि जो जो कंपनी ऑर्गेनिक फूड बना रही हैं, वो कंपनियां
आगे जाके नेक्स्ट यूनिकॉर्न्स बनेंगी, यानी कि वो 100 बिलियन की कंपनीज बनेंगी, यानी कि 100 करोड़ का, 1000 करोड़ का, 200 करोड़ का धंधा करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक फूड आगे जाके बहुत बूस्ट करेगा। ऐसे ही एक इंसान ने यह समझा था कि भाई वाटर, पानी, जब पता लगने लगा कि इंडिया के अंदर वाटर पोल्यूशन बहुत ज्यादा, तो किसी ने बिस्लेरी के अंदर पानी भर के बेचना स्टार्ट किया। तो उसने ट्रेडिशन और कल्चर को समझ लिया कि अब लोग, देखो वैसे तो ये वाला एग्जांपल टेस्ट एंड प्रेफरेंस में आता है, लेकिन कल्चर में आपको समझाना क्या चाह रहा हूं कि अगर आप ऐसी जगह को फैक्ट्री खोलो, को बिजनेस स्टार्ट करो जहां पे आपके कस्टमर बेस ही नहीं है, जहां पर उस चीज को लेकर कल्चर ही नहीं है, तो ऐसा नहीं हो। तो आपको सोशल एंगल भी देखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी। अब अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो इंडिया के अंदर अगर मैं एक बिजनेस, एक कैफे स्टार्ट करता हूं, तो मुझे पता है कि अगर मुझे कैफे स्टार्ट करना है तो लोगों से पेमेंट लेने के लिए मुझे डिजिटल पेमेंट का सहारा लेना पड़ेगा। मैं बिना डिजिटल पेमेंट के काम नहीं कर पाऊंगा। तो मैं वहां पर पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, हर तरह का यूपीआई अपने पास उपलब्ध करूंगा कि जब मेरा कस्टमर मेरे पास आए, प्यार से खाना खाए, तो चुपचाप, चाहे वो कैश देना चाहे, चाहे वो कार्ड पेमेंट देना चाहे, चाहे वो यूपीआई करना चाहे, पेटीएम करना चाहे, जो करना चाहे कर सकता है। हमारी साइड से उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, तभी वो दोबारा आएगा। तो टेक्नोलॉजी भी साथ में समझनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब है कि आप, अब ये देखो बहुत बड़ी बात है कि अब इंडियन इकोनॉमी को अगर डेवलप करना है तो ग्लोबल इकोनॉमी से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप ग्लोबल इकोनॉमी को समझोगे तो किसी बड़े बिजनेस के लिए किसी ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम को समझना है, ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर क्या चल रहा है, क्या टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या नया प्रोडक्ट बन रहा है, उसको समझ के उन्हें खुद को अपडेट करना पड़ेगा। जैसे अगर कोई बाहर की कंपनी है, अगर बाहर की कंपनी है, कोई जापानीज कार कंपनी है, और वो इलेक्ट्रिक कार्स बहुत कम रेट पे निकालने वाली हैं, तो टाटा मोटर्स को यह चीज समझनी पड़ेगी कि बाहर एक कॉम्पिटिटर तैयार हो रहा है, यानी किसी और कंट्री के अंदर एक ऐसी गाड़ी बन रही है जो बहुत सस्ते दामों पे इंडिया में कुछ सालों में अवेलेबल होने वाली है, और वो इलेक्ट्रिक कार भी है। तो वहां पर टाटा को समझना पड़ेगा कि ग्लोबल कनेक्ट होके उन्हें यह समझना पड़ेगा कि इनकी स्ट्रेटेजी क्या है, इनका जो प्लांट है वो कैसे काम करता है, इनकी टेक्नोलॉजी क्या है, क्या ये चीज यूज कर रहे हैं, उसको यूज करके वो इंडिया में एक अपनी इलेक्ट्रिकल कार्स बनाएंगे और वही सेम रेट पर इंडिया के अंदर बेचेंगे। हो सकता है कम रेट में बेच दें, क्योंकि फिर ड्यूटीज कम लगेंगी। तो क्या होगा कि बाहर के कंपटीशन को वो मैच कर पाएंगे। ये मतलब है ग्लोबल इकोनॉमी को समझना। जो लोगों का धंधा 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का है, वो ग्लोबल इकोनॉमी को नहीं समझेंगे, लेकिन जो लोग 1000 करोड़, 5000, 10,000 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं एक साल में, उन्हें ग्लोबल इकोनॉमी को समझना बहुत जरूरी है। सो ये कुछ पॉइंट थे आपके माइक्रो एनवायरमेंट के और मैक्रो एनवायरमेंट के। इनके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे माइक्रो एनवायरमेंट, मैक्रो एनवायरमेंट को, एक एक पॉइंट को डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही के अंदर पढ़ेंगे पेस्टल एनालिसिस। हम दोनों पॉइंट को नेक्स्ट लेक्चर में खत्म करेंगे और आपका बीसीके का चैप्टर 2 वहां पर खत्म हो जाएगा। आज का हमारा लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। आई एम श्योर कि आप सबको आज के लेक्चर के बाद मजा आया होगा, एग्जाम्पल लेके, एग्जाम्पल समझ के। देखो कुछ हम ना लाइव क्लासेस कराते हैं अनअकैडमी की ऐप पे। अगर आप उन लाइव क्लासेस को देखना चाहते हो तो पहले पहले आपको अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। फ्री है, ऐप तो आजकल फ्री ही है सारी, चाहे वो उस पे हो, आपके ऐप स्टोर पे हो, चाहे वो एप्पल पे हो, मतलब गूगल प्ले वाले पे हो या फिर एप्पल वाले पे हो। तो आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, करने के बाद अगर आपको मेरी क्लास देखनी है या फिर किसी की भी क्लास देखनी है, कोई लाइव क्लास आपको अनलॉक करनी है, तो आप मेरा कोड यहां पर साहिल एम लिखा है, ये साहिल एम कोड डाल के आप क्लास को अनलॉक कर सकते हो। और मेरा कोड डालकर अभी क्लास अनलॉक होती है, मेरा कोड डाल के आपको किसी एक पर्टिकुलर कोर्स में डिस्काउंट मिलता है, तो उससे बड़े कुछ नहीं हो सकता। सिंपल बात है भाई। उसके बाद आज का हमारा लेक्चर खत्म हो गया। कुछ मोटिवेशनल बातें कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। देखो, समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। दिस इज द कोट ऑफ द डे। और अगर आप इवनिंग में देख रहे हो तो दिस इज द कोट ऑफ द इवनिंग, मॉर्निंग में दिस इज द कोट ऑफ द मॉर्निंग। बट आपके लिए आज ये एक कोट ऑफ द डे होना चाहिए। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। कहने का मेरा मतलब यहां पर यह है कि अगर आप ये सोचोगे कि कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, तरसों कर लूंगा, वो कभी नहीं होगा। प्रोक्रेस्टिनेशन या किसी चीज को डिले करना सबसे बड़ा दुश्मन है हमारे ग्रो का, सबसे बड़ा दुश्मन हमारे एग्जाम को पास करवाने का। शिक्षा कि जो आप आज आपको मौका मिला है,
बहुत लोग हैं दुनिया में जो सीए फाउंडेशन की तैयारी करना चाहते होंगे, सीए बनना चाहते हो, लेकिन वो नहीं बन पाते। उनकी सोशल कंडीशन नहीं है, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो वो नहीं बन पाते। लेकिन आपके पास प्रिविलेज है, आप पढ़ रहे हो, आपको फ्री क्लासेस मिल रही हैं, आपको फ्री एमसीक्यू सीरीज मिल रही है। तो अगर आपने अपने टाइम का और अपने आपको जो एजुकेशन, जो नॉलेज मिल रही है, उसका सही उपयोग कर लिया, तो आपको सफल बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो इन कोट्स को अपने अंदर एकदम ऐसे घुसा लो और एकदम बढ़िया तरीके से भाई एक बेहतरीन रिजल्ट लेकर आओ, और मुझे और मुझसे ज्यादा अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराओ। आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको लगता है कि मैं आपको ठीक ठाक पढ़ाता हूं तो वीडियो को लाइक करो। अगर आपको लगता है कि मेरी पढ़ाया हुआ आपके किसी फ्रेंड के काम आ सकता है तो वीडियो को शेयर करो। आने वाले लेक्चर्स को देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे कि आपको आने वाले लेक्चर्स की जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। हमारा आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच।